चलिए, क्लाइमेट चेंज की सीरीज़ में हम COP28 का आज अंत करेंगे। अंत इन द सेंस कि हम COP28 की जो लेटेस्ट आउटकम्स आई उनको डिस्कस करेंगे। उन पर भारत का क्या पक्ष था इसकी भी बात आपके साथ करेंगे, मतलब अच्छे खासे एनालिसिस के साथ। फिर ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसके दौरान जिक्र हुई योजनाओं को जितना जितना रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में इंडिविजुअल लेक्चर्स में बताते चले जाएंगे रोज़ दिहाड़ी के हिसाब से। फिर जो टर्म्स यूज़ होंगी जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जैसे कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ग्रीन एनर्जी क्या है, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें, कार्बन रिमूवल, कार्बन कैप्चरिंग, कार्बन स्टोरेज, अनअबेटेड कार्बन, एबेटेड कार्बन, ये सब चीज़ें जो चर्चाएं में रहती हैं इन पे भी एक एक छोटा छोटा लेक्चर बना के करते जाएंगे। एक ओवरऑल आपका कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स बन जाएगा, एक प्लेलिस्ट बना देंगे चैनल पे जिसमें आपका क्लाइमेट चेंज का सारा मसला इस मायने में हल हो जाएगा कॉन्टेम्प्रेरी सेंस में। ओके, COP28 स्पेसिफिक हम इसे क्लोज करेंगे। COP28 से जुड़ी जो आउटकम्स मैं आपको बताऊंगा उसमें कुछ शब्द, कुछ चर्चाएं आएंगी जिनके लिए हमें पेरिस अग्रीमेंट का कुछ रेजिडुअल मटेरियल रह गया वो पहले जिक्र करना ज़रूरी था। मैं इसे यहाँ फाइनल करके उसे शुरू करूँगा अभी। तो ये टर्म्स वहाँ यूज़ हो रही हैं इसलिए इसको मैंने लिख दिया पहले। ओके, वैसे हमने पेरिस अग्रीमेंट डिटेल में कवर कर दिया सारा, बट दीज आर द रेजिडरी टर्म्स एंड there are references in the COP28 final outcome of these particular things so that we need to discuss it. Okay? सबसे पहले हमने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो मार्केट मैकेनिज़्म है कार्बन ट्रेडिंग का वो तो अच्छे से डिस्कस कर लिया, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल तो 2020 में ख़त्म हो जाएगा और उसको ही रिप्लेस करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट आया था जो 2020 से इफेक्टिव हो जाएगा। अब क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक मार्केट मैकेनिज़्म था, पर हमने ये डिस्कस किया था कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत भी कार्बन मार्केट का एक मैकेनिज़्म है और भारत खुद को 2030 तक वर्ल्ड की सबसे सुप्रीम कार्बन मार्केट बनाना चाहता है। इसका मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज़्म, कुछ मैकेनिज़्म तो है, क्योटो प्रोटोकॉल के ख़त्म हो जाने के बाद वो एग्जिस्ट करेगा। मैकेनिज़्म वही है, बस थोड़ा नाम अलग हो गया है। ओके, क्या है? दो मैकेनिज़म्स हैं, देयर आर टू मैकेनिज़म्स। पहले मैकेनिज़्म का नाम है दैट इज़ ITMO। ITMO का मतलब इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। ITMO, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। अच्छा, दूसरा क्या है? द सेकेंड वन इज़ SDM, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। ये किसको रिप्लेस करेगा? ये क्योटो प्रोटोकॉल वाले क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म को रिप्लेस कर देगा। तो ये दो मैकेनिज़्म हैं, हल्का सा बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। क्या फ़र्क है उसको समझिए। सो अंडर द पेरिस अग्रीमेंट देयर इज़ अ मार्केट मैकेनिज़्म एंड देयर आर टू मैकेनिज़म्स। फर्स्ट इज़ इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स, दैट इज़ ITMO, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज़्म SDM to replace clean development mechanism. What is ITMO? It sets up a carbon market which allows countries to sell any extra emission reduction which they have achieved compared to their nationally determined contributions target. तो मान लीजिए कि हर कंट्री ने अपना INDC सबमिट करना होता है और मान लीजिए कि भारत ने INDC में ये सबमिट किया कि हमारा एमिशन टारगेट है कि हम 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, ऐसा भारत ने उसमें कहा। लेकिन अपने एफर्ट्स की वजह से भारत ने सिर्फ और सिर्फ एमिट किया मान लीजिए कि 800 ग्राम्स, तो हमारे पास 200 ग्राम्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं। मतलब कि हमारे जो एमिशन टारगेट्स थे हम उनसे बहुत बेहतर रह गए। हमने करना तो 1 किलोग्राम एमिट था पर हमने किया उससे भी कम, मतलब हमने बेहतर तरीके से मिटिगेशन किया, मतलब हमने बेहतर तरीके से रोकथाम कर दी उस चीज़ की जो चीज़ आने वाले समय में समस्या पैदा कर सकती थी। तो अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है वो 200 ग्राम, तो वी कैन ट्रेड दैट 200 ग्राम्स, हम उसे किसी भी कंट्री के साथ। तो ITMO बेसिकली बायलेटरल होगा, बायलेटरल, दो मुल्कों के बीच में आपसी स्तर पर एक समझौता होगा, ये वॉलेंट्री लेवल पर होगा। जो प्राइजेस डिसाइड हों, जो भी प्राइजेस डिस्कवर हों, उन प्राइजेस के लेवल पर दोनों मुल्कों के बीच में आपसी समझौता हो जाएगा कि और एक मुल्क ने उतनी कटौती कर दी, उसका INDC में प्लेज जो था वो एक सर्टेन क्वांटम था, बट उसने उससे आगे जा कर के टारगेट्स अचीव कर लिए,
तो वो जो रेजिड्यू बचा उसके पास वो उसे ट्रेड कर सकता है। दूसरी किसी भी कंट्री को नीड है तो वो उसके पास आ सकती है। तो दोनों मिलकर के एक अग्रीमेंट कर लेंगे। ये दोनों के बीच में कोई ऐसी सुपरवाइजरी बॉडी या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन्हें ऐसा करने के लिए बाउंड कर रही है, या किसी बॉडी की शर्तों के तहत ही होगा। तो इट इज़ अ वॉलेंट्री कैरेक्टर एग्रीमेंट। करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। दोनों दे आर नॉट बाउंड टू डू, ऐसा करने के लिए बाउंड नहीं है। ये दो मुल्कों के बीच में है तो इट इज़ अ बायलेटरल। ओके, तो दैट इज़ अबाउट ITMO, सिंपल। ओके, इंटरनेशनली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मिटिगेशन आउटकम्स। तो आपने जो भी मिटिगेशन एक्टिविटीज़ की या जो भी मिटिगेशन एक्शन प्लान्स अपनाए, उसके आउटकम्स में ये निकला कि आपके पास 200 ग्राम एक्स्ट्रा एमिशन का कोटा बच गया है, तो अब वो इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल है। करिए, जिसको बेचना है बेच दीजिए, उस मुल्क से, उस कंपनी से बात करिए, जो कीमत तय होती है उस पर कर लीजिए ट्रेड, कोई बात नहीं। ओके, दैट इज़ ITMO। तो ये इसका टर्म का मीनिंग आता है इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स, ITMO। अब मैं पढ़ दूँ एक बार में ही तो समझिए। इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम सेट्स अ कार्बन मार्केट, ये एक ऐसा कार्बन मार्केट स्थापित करता है विच अलाउज कंट्रीज टू सेल एनी एक्स्ट्रा एमिशन रिडक्शन विच दे हैव अचीव्ड कंपेयर टू देयर nationally determined contributions target. This is a voluntary direct bilateral cooperation between countries aiming to promote sustainable development. Okay? तो countries sustainable development aim कर रही हैं कि हम सब ने जो विकास करना है वो सतत विकास हो। तो जो मुल्क कोशिशें कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ेंगे, उन मुल्कों के बीच में वॉलेंटरली किया गया ये एक आपसी समझौता होगा। दैट इज़ वाई बायलेटरल, दो मुल्कों के बीच में हो रहा है तो बायलेटरल है। ये इसका कैरेक्टर है। अच्छा, SDM दूसरा वाला क्या है? देखो, अब विश्व भर में सभी कंट्रीज अलग अलग लेवल पर अपने लेवल पर एफर्ट्स कर रही हैं। मान लीजिए कि कोई कंट्री है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया कि उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाए, उसकी कम हो जाने की वजह से उनके कार्बन क्रेडिट्स उनके खाते में क्रेडिट हो गए। इसी तरह से हर मुल्क अपने अपने लेवल पर एफर्ट्स कर रहा है और उन एफर्ट्स की वजह से सबके पास अपने अपने कार्बन्स क्रेडिट हो रहे हैं। और वो क्रेडिट्स इंटरनेशनली, ज़रूरी नहीं है कि दो मुल्क आपस में ही करार करके कोई एग्रीमेंट करे तो वो हो सकता है। इट विल वर्क लाइक अ करेंसी। आपके पास क्रेडिट्स आ गए हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज करने के लिए रेडी हैं वो। सो एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस परचेज कर करके रखती जाएंगी अपने पास, और एनीबडी कैन कम टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस कि हमें दे दो। इसके लिए दे डोंट नीड टू गो टू द अग्रीमेंट विद अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे सपोज करिए कि आप सारे जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हो, आप सब अलग अलग मुल्क हो और आप सब ने अपने अपने लेवल पर एफर्ट्स किए हैं। कुछ ने किए हैं, कुछ मतलब एफर्ट्स सब ने अपने अपने लेवल पे किए हैं। तो कुछ ने अच्छे खासे कार्बन क्रेडिट जुटा लिए, दूसरों ने एफर्ट किए हैं, अभी भी रिड्यूस जरूर किया है जितना पहले करते थे एमिशन उसके मुकाबले, लेकिन अभी भी अपनी लिमिट से आगे ही जा रहे हैं, तो उतने क्रेडिट्स कोई जुटा नहीं पाए वो। तो आप सभी से जितने भी कार्बन क्रेडिट्स वगैरह जितने भी जुटे हैं, मान लो मैं हूँ, मैंने लेकर के रख लिए, और आप सभी में से ही जिनको ज़रूरत है चुप करके मेरे पास आए, पैसा दो और लेके जाओ, कहानी ख़त्म। आपको आपस में एग्रीमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये बायलेटरल लेवल का कोई करार नहीं है। ग्लोबली हमें एमिशन रिड्यूस करना है, ये हमारा एम है। सो इट इज़ अ ग्लोबल लेवल एफर्ट कि ग्लोबली एमिशन रिड्यूस होना चाहिए। कहीं भी जिसने किसी ने किधर कोई भी एफर्ट किया है, उसका किया हुआ वो एफर्ट का फ़ायदा कहीं किसी को भी ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। उसके लिए कार्बन क्रेडिट्स खरीद के लोग रख रहे हैं। आप आइए, लीजिए और जाइए, कहानी ख़त्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसा सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो यही यहाँ पर है कि दिस मैकेनिज्म, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म विल क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट। इंटरनेशनल कैरेक्टर की एक कार्बन मार्केट बनेगी फॉर द ट्रेडिंग ऑफ एमिशंस रिडक्शन क्रिएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय द पब्लिक और द प्राइवेट सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर के एफर्ट से या प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट से, जहाँ कहीं भी पृथ्वी के किसी भी कोने पर एमिशन रिडक्शंस के एफर्ट्स हुए हैं, उसकी वजह से जो भी एमिशन रिडक्शंस क्रेडिट्स इनकर हुए हैं, डेवलप हुए हैं, उनका वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो जाएगा। द डिलीवरी ऑफ, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? द की रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ इट? द डिलीवरी ऑफ ओवरऑल मिटिगेशन इन ग्लोबल एमिशंस इज अ की रिक्वायरमेंट ऑफ द SDM। सो ग्लोबल लेवल पर हम ये चाहते हैं कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो ओवरऑल मिटिगेट हों, दैट इज OMGE। दिस इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आई बात समझ में? सो ओवरऑल ग्लोबली मिटिगेशन हुआ है ग्लोबल एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज आवर मेन एजेंडा। तो पहले वाले में ये था कि दो कंट्रीज़ आपस में करार में आएंगी और उन दोनों के बीच में एक्सचेंजेस होंगे, और वो दोनों वॉलेंटरली ये कर रहे हैं, उनको किसी ने बांधा नहीं है ऐसा करने के लिए। वो दोनों कैसे ये कर पा रहे हैं? एक कंट्री उस दूसरे में इन्वेस्ट कर रही है कि तुम्हारे पास यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँगा, तुम और बेहतर, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास जंगल बहुत हैं, तुम कार्बन सिंक करवा रहे हो इतने, उन जंगलों की हेल्थ को और बेहतर करने के लिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, बदले में तुम्हारे पास कार्बन क्रेडिट डेवलप हो रहे हैं, तुम वो मुझे देते जाओगे इतनी कीमत पर। ये दोनों के बीच में जो समझौता हुआ। लेकिन एक तरफ आप एक कंट्री हैं, आप इस तरह के किसी समझौते में आना नहीं चाहते, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि आपके विकास में कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उससे ज़्यादा, जितने ज़्यादा आपको करने चाहिए थे उससे ज़्यादा हो रहे हैं, और आप नेशनल डिटरमिन्ड अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने जो प्लेज किए हैं उस लिमिट से आगे जा रहे हो। तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप जाइए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, ग्लोबली जहाँ कहीं भी एफर्ट्स हुए हैं उसकी बदौलत क्रेडिट्स डेवलप हो ही रखे हैं, जाइए और उन्हें ले लीजिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर दिया ना आपने, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ग्लोबल लेवल पे ही होगी ना। और कैसे कंट्रीब्यूट कर दिया आपने? कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो अपनी कंपनी के वाया, चाहे अपने मुल्क की ही या वर्ल्ड में कहीं और, वो सस्टेनेबल कैरेक्टर की है। क्यों? क्योंकि उस डेवलपमेंट के लिए आपने ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन था कहीं ना कहीं वो घटवाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं घटा था, आपने वो खरीदा है, और घटाने वाले को ये पता है कि कहीं ना कहीं से कोई खरीदने आएगा, इसलिए ही वो घटा रहा है। तो एक तरह से आप ही ने घटवाया है। सो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे आपके द्वारा की जा रही डेवलपमेंट ने कहीं ना कहीं एमिशंस को रिड्यूस करवाने में मदद दी है, क्योंकि आप एक पोटेंशियल बायर बन के उभरे हैं उन क्रेडिट्स के लिए, जो क्रेडिट्स आपको चाहिए अपनी डेवलपमेंट को सपोर्ट और जस्टिफाई करने के लिए। तो दैट इज़ वाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेवलपमेंट आप करिए, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ साथ इक्वल टू दैट डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर एमिशन रिडक्शंस का स्तर भी मेंटेन रहना चाहिए। आप, और वो तभी रहेगा जब आप डेवलपमेंट करने के साथ साथ जहाँ जहाँ एमिशन रिडक्शंस हुए हैं उन एफर्ट्स को सपोर्ट करेंगे, उन क्रेडिट्स को परचेज करके, तभी वो एफर्ट्स भी होते रहेंगे आगे, वरना वो होने बंद हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अदरवाइज़ हर कोई अपने डेवलपमेंट के लिए अपने जंगल काटेगा, हर कोई एमिशंस करेगा, कोई भी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना नहीं चाहेगा। पर जो कोई ऐसा कर रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिल रही है। सिंपल कहानी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ये तो दो लेवल पर ये चीज़ें काम करती हैं, एक ITMO, एक SDM। पेरिस एग्रीमेंट के तहत बस यही है, ITMO इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स और SDM सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स। ITMO बायलेटरल एग्रीमेंट सिस्टम है, वॉलेंट्री है, कोई बंधन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पर क्योटो प्रोटोकॉल के तहत तो वो वॉलेंट्री नहीं हुआ करते थे, वो शर्तों के अधीन हुआ करते थे अंडर द प्रोटोकॉल। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट उसको बाउंड नहीं कर रहा है। और SDM के तहत तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन एमिशन कम करने वाले को आपसे लेना देना भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने लेवल पे वो कर ही जा रहा है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट उतने अमाउंट में उसको क्रेडिट्स होते जा रहे हैं। और आपको भी ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपनी डेवलपमेंट करने के लिए किसी ऐसी कंट्री के साथ करार कर लिया है ना जो कार्बन एमिशंस कम कर रही हैं, या जो कार्बन एमिशंस कम हो इसके लिए कोई मिटिगेशन प्रोजेक्ट लगा रही हैं। आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
ना तो आपको उनके साथ करार में आने की ज़रूरत है और ना उनको आपके साथ करार में आने की ज़रूरत है। इंडिविजुअली दोनों अपने अपने लेवल पे एफर्ट करो। आप डेवलपमेंट के लिए एफर्ट करते रहो, वो कार्बन एमिशन रिड्यूस हो इसके लिए करते रहे, क्योंकि अल्टीमेट पॉइंट पर जाकर के दोनों के एफर्ट्स कन्वर्ज होंगे। उसके एफर्ट्स उसको पैसा दिलवाएंगे क्योंकि उसने क्रेडिट्स अर्न कर लिए, और आपके जो डेवलपमेंट के एफर्ट्स आपने पैसा कमाया उसमें से थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी, पैसा उसको देना पड़ेगा। इस तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ग्लोबल लेवल पर, और ओवरऑल जो एमिशन रिडक्शन होना चाहिए था ग्लोबली वो भी अचीव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ग्लोबल एमिशन रिडक्शन हमने अचीव करना है वो हो जाएगा। सो ओवरऑल मिटिगेशन इन ग्लोबल एमिशन ये हो जाएगा। वो XYZ जिसने किया है केयर करे। मतलब मेरे को चिंता नहीं है इस बात की कि मैं किसी से बात नक्की करके जाऊं रेलवे स्टेशन पे कि दोपहर को 2 बजे मेरी ट्रेन वहाँ पहुँचेगी तो तू खाना बना के ले आई हो यार। ये तो हो गया अग्रीमेंट 2 लोगों के बीच में कि भाई मेरी ट्रेन दोपहर सहारनपुर से गुजरने वाली है, सुबह 7 बजे का मैं चलाऊँ, रोटी ले आना स्टेशन पे वरना मैं भूखा मर जाऊँगा। मेरे को पता है इधर से मैं चढ़ूँगा चुप करके, उधर से ही खाना बनाने वाले भी प्लेटफॉर्मों पर चढ़े ही होंगे। मैं उसकी ज़रूरत हूँ, वो मेरी ज़रूरत है, और हम दोनों हैं ही हैं। तो जब ट्रेन वहाँ रुकेगी कई वेंडर खड़े ही होंगे, हाँ जी पूड़ी चले पूड़ी तो बस ले लेंगे, ख़त्म कहानी। तो बायलैटरल अग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कोई, पहले ही अट्टी सट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई। मौके वारदात पे जो चाहिए मिल जाएगा खड़े पे। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था, फ़ोन लगा के सेटिंग कर करके जाना पड़ता था कि भाई वहाँ से गुजरेंगे, कुछ ले आइयो बना के डंका, ऐसा वैसा, या कुछ नहीं मिलता है। तो आजकल लोग घरों से निकलने क्या कहते हैं, अरे यार चल 36 चीज़ें मिल जाएंगी रास्ते में, तुम इतना क्या डाल रहे हो यार, जगह जगह पानी की बोतलें हैं, छोड़ पर छाट पर पानी लेकर के क्या जाना। लेकिन पहले आप 4 लोग जाते थे तो एक दूसरे के साथ बात पक्की करते थे, तू ये लेके चलेगा, तू ये लेके, तो ये अग्रीमेंट होते थे ना। अब ज़रूरत नहीं है, अब आप निकलो, जो चाहिए रास्ते में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले रास्ते वाया रोड तो आप लोगों के पक्की करते जाते थे, आपके घर शाम को रुकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अग्रीमेंट हुआ 2 लोगों में, वॉलंटरी अग्रीमेंट ही है, वो मना भी कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती को बदमाशी तो है नहीं कोई। लेकिन अब क्या है, जहाँ रुक गए वहीं खेमे लग गए, ढाबों पे जगह है, होटलों में जगह है। ढाबे वालों ने ढाबे बनाने से पहले टेंशन नहीं ली कि भाई अग्रीमेंट तो किया नहीं रुकने वालों से, उन्हें पता है वादू ग्राहक है, कोई ना कोई आ ही जाएगा। होटल वालों ने होटल डाल लिए कि ग्राहक तो आ ही जाएगा। इसी तरह से ग्राहक सड़कों पर निकला हुआ है कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ये दूसरे वाला यही वाला है कि वो अपना लगे पड़े हैं, उनको आगे इसमें पापा इतना कार्बन एमिशन कम कर रहे हो, कोई खरीदेगा भी कुछ? अरे चिंता मत कर, देखना ग्राहक कैसे आता है। और इधर ग्राहक डेवलपमेंट के नाम पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन लिमिट से आगे जा रहा है। कहते इतना लिमिट के आगे जा रहे हो, दुनिया भर में कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन का टैग तो लगा ही नहीं है कि हमने इसे ग्रीन प्रोसेस से बनाया। कहते चिंता मत कर, पहले प्रोड्यूस करने दे, एंड में सर्टिफिकेट खरीदेंगे हम। उस ऑफिस में जाएंगे, उनके पास सारा माल तैयार होता है, वो उधर से क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट खरीद के रखते हैं, इधर से हम लोग जाते हैं, हमसे पेमेंट लेते हैं, हमारे नाम पे नक्की कर देते हैं उसको, और सिस्टम में अपडेट कर देते हैं कि इस बंदे ने हमसे इतने क्रेडिट्स खरीद लिए, ये वाली ओके रिपोर्ट, चलो। और वो हम आकर के अपनी देश की सरकारों को दिखाते हैं, और देश की सरकारें कहती हैं ये लीजिए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जैसी सर्टिफिकेट, जाके अपने पैकेटों पे चिपका दो, सिल्वर कलर का होलोग्राम, जाओ बेचो प्रोडक्ट, और वो ग्लोबली बिकता है। अमेरिका में प्रोडक्ट एंटर होने लगे, उनकी कस्टम्स डिपार्टमेंट देखा कि ये क्लीन एनर्जी के माध्यम से बना, कहते हैं हाँ बना है, चलो इम्पोर्ट ड्यूटी वो वाली नहीं लगेगी इस पर, अंदर जाने दो इस प्रोडक्ट को। दैट्स ऑल, हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी नहीं रुका, वो भी जियोपार्डाइज नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में भी हमने कमी कर ली। ये दूसरे वाला था। ओके, बस इतना। अब इससे ज़्यादा और क्या सिंपलीफाई करूँ यार, तुम कोई नन्हे बच्चे तो हो नहीं, सारा तुम्हें पता ही है, बाकी तो सब समझ ही गए। पूड़ी भाजी वाला याद रखना हमेशा, बाकी सब सेट है। पहले वाले में बात नक्की करके जा रहे हैं, दूसरे वाले में ओपन मार्केट में जा रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा हो ही जाना है। तो ये 2 तरीके से आज हम चल रहे हैं। तो कभी अब जब वर्ड आएगा ITMO, तो ये वर्ड आएगा OMGE, तो समझ में, ओ माई गॉड नहीं है ये OMGE, समझ में, ओवरऑल मिटिगेशन इन ग्लोबल एमिशन। और ये ITMO, दैट इज इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। चलो इसको छोड़ दो। अब एक टर्म और आती है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, दैट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज इन पेरिस एग्रीमेंट। इसको क्या कहते हैं? LT लेड, ये टर्म आएगी, LT-LED। अब ये LT-LED क्या है समझो इसको, पहले मैं इस लाइन को पढ़ के बता दूं। LT-LED क्या है? LT लॉन्ग टर्म,
LT मने लॉन्ग टर्म, ओके, L मने लो, E मने एमिशन, D मने डेवलपमेंट। तो LT मने लॉन्ग टर्म, L मने लो, E मने एमिशन, D मने डेवलपमेंट। सो लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, LT-LEDs, ये टर्म आती होती है। दो COP28 के भी मसौदों में ऐसे लाइनें लिखी हुई हैं कि वो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम ध्यान से सारे मुल्कों का सर्वे करें तो उनकी डेवलपमेंट प्लानिंग्स में LT-LEDs के रिलेटेड जो एक्शंस होने चाहिए वो एम्बेडेड ही नहीं हुए अभी तक। जो लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए थी वो तो अभी तक उन्होंने अपने देश के विकास मंत्र में डाला ही नहीं है अभी तक। वो ये क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि तकरीबन मुल्कों ने अभी LT-LEDs को जगह देनी ढंग से शुरू ही नहीं की है, और वो दूसरा ये कह रहे हैं कि उनके INDCs में भी वो ढंग से नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये है, तो वहाँ पर फिर आप फंस जाएंगे कि ये LT-LED कौन है यार, सर ने ये तो पढ़ाया नहीं, आप हो सकता है LED पढ़ लो इसको। तो ये दिमाग में रखना ज़रूरी है। ये साला इतना पेरिस एग्रीमेंट पढ़ाया, उसके बाद भी ये 2-3 चूज़े निकल ही आते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर से करना पड़ता है। ओके, सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज इन पेरिस एग्रीमेंट। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज क्या है समझो, इसकी भी बारीकी है। टू बेटर फ्रेम द एफर्ट्स टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म गोल, the Paris Agreement invites countries to formulate and submit by 2020 long-term low greenhouse gas emission development strategies. LT-LEDs कैसे काम करेंगे? LT-LEDs provide the long-term horizon to the NDCs. अब जो आपके nationally determined contributions हैं, मैं अभी LT-LED क्या है बता देता हूँ, समझो। आप सबसे पूछा गया कि नेट ज़ीरो कब होंगे आप बताइए, तो भारत ने बोला मैं 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाऊंगा। वो LT-LED है, वो हमारा लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट ज़ीरो हो जाएंगे हम। ओके, क्लियर कहानी। वो 2070 में जाके ऐसा होंगे, लेकिन 2070 में जाके ऐसा होंगे के लिए 2025 में हम क्या कर रहे हैं, 2030 में क्या कर रहे हैं, 35 में, 40 में क्या कर रहे हैं, वो कदम ही ये बताएंगे कि 2070 में जाके हम वैसा होंगे। हमारे सारे छोटे और मध्यम, हमारे सारे स्मॉल और मीडियम रेंज के कदम ही बताएंगे कि लॉन्ग रेंज में हम क्या होने वाले। तो ऐसे में जब हम लॉन्ग रेंज टारगेट्स लेके चलते हैं तो वो हमारे जो NDCs हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उन्हें एक दिशा देते हैं, उन्हें एक आयाम देते हैं। आई बात समझ में कि हमें अंततः किस पथ पे चलना है, ये क्लियर होता है। और हमारे ये लॉन्ग टर्म जो हमारे टारगेट्स हैं, इनसे जुड़े प्रोविज़न धीरे धीरे हमारे NDCs का हिस्सा बनने लग जाते हैं। हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हमारी NDC में लिखा है। एक बार हमने बस कार्बन न्यूट्रल वाली बात बोल दी, अब थोड़ी ना बार बार NDCs में वो होगा। वो तो बोल दी 26th COP में हमने कह दिया, ख़त्म कहानी अब ग्लासगो में। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए ही हमारे मसौदे तैयार होते हैं NDCs। हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की हमारी जो वचन है, हमारे प्लेजेस, हमारे कमिटमेंट, वो उसी को ध्यान में रख के हो रहे हैं कि 2030 तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी में इतने हो जाएंगे, हम इतने गीगावाट बनाने लग जाएंगे, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट नॉन फॉसिल से इतनी सर्व होने लग जाएगी। वो सारे कदम हमारे इसलिए हमारे NDC में आ रहे हैं क्योंकि हमने एक प्रॉमिस किया है कि 2070 तक हम नेट कार्बन हो जाएंगे, नेट ज़ीरो में आ जाएंगे। आई बात समझ में। इसलिए हम उस गोल को अचीव करने के लिए अपने NDCs में ये परिवर्तन ला रहे हैं। लेकिन मैं बार बार ये बात एम्फसाइज कर रहा हूँ कि वो गोल हमारे NDC का हिस्सा नहीं है अभी, वो NDC को दिशा दे रहा है, NDC किस तरफ को जाए ये बता रहा है। NDCs का कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट क्या हो
उसका मैटर या संदर्भ क्या हो ये बता रहा है, लेकिन वो स्वयं खुद एनडीसी का हिस्सा नहीं है। वो तो हमारा एक संकल्प है कि लंबे समय में हम ये होने वाले हैं। वो हमारा अभी का कोई वचन या हमारा अभी का कोई प्लेज नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो एलटी लेट्स होते हैं ये एनडीसीज की तरह बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब एनडीसीज तो पेरिस एग्रीमेंट के जैसे क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग था, ऐसे ही पेरिस एग्रीमेंट भी बाइंडिंग है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग्स था एमिशन टारगेट्स को लेकर के, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट इससे एक बात पर अलग है कि पेरिस एग्रीमेंट एमिशन टारगेट्स को लेकर के आपको बाइंड नहीं करता। ये बॉटम अप अप्रोच अपनाता है। ये आपको मौका देता है कि आप अपने स्तर पर जाइए और ये तय करिए कि आप एमिशन रिडक्शंस, अडेप्टेशंस, मिटिगेशंस के लिए क्या क्या करने वाले हैं और हमें आकर के बताइए। आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से टारगेट्स लीजिए, प्लेजेस लीजिए। एक बार जब आपने ले ली और वो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कर दिया, फिर हम उस डॉक्यूमेंट में जो आपने लिखा है उससे जरूरी चीज़ें आपसे रिपोर्टिंग में मांग सकते हैं और वो आपको मुहैया करानी है। ये बाइंडिंग है। एमिशन टारगेट्स बाइंडिंग नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस एग्रीमेंट इसलिए अलग था, लेकिन रिपोर्टिंग को लेकर के आप बाउंड हैं, आपको रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि एलटी लेड एनडीसी का हिस्सा नहीं होगा तो उसके लिए हम रिपोर्टिंग को लेके भी बाइंडिंग नहीं है। हमसे रिपोर्टिंग नहीं मांगी जा सकती है। हमने घोषित कर दिया अपनी तरफ से कि हमारे लंबे समय की व्यवस्था ये है। दिस इज आवर लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, but we are not bound to report about that in our NDCs to you. So that's why they are not binding. Yes, we are bound कि हमने जो pledges दिए हैं कि 2030 तक हम ये होने वाले हैं, हम ये होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, हमारे NDC में लिखा है। हाँ, हम बाउंड हैं उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग के लिए, वो हम करेंगे। इतनी बात समझ में आई? लेकिन फिर भी ये बाइंडिंग भी ना होने के बावजूद ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब तक हम नदी के इस पार खड़े हैं, जब तक हम किसी तरफ पहाड़ी पे नदी के दूसरी पार एंकर नहीं लगाएंगे, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि रस्सी कहाँ बंधेगी। जब तक रस्सी नहीं बंधेगी तो पता नहीं लगेगा कि हम किस दिशा में जाके नदी पार करने वाले हैं। तो इसलिए ये उसका काम करते हैं। ये एक जगह पे हमने किल्ला ठोक दिया कि 2070 में करेंगे ऐसा, ओके नाउ जस्ट एंजॉय द लाइफ। वो कहते ठीक है। किसी ने बोला हम 2050 में करेंगे, किसी ने बोला 2060 में, कहते ओके। कहते अब हम वो करेंगे, हमने बोल दिया अब शांत, अब उसके रिलेटेड कुछ मांगना मत। हम क्या कर रहे हैं हम उसके रिलेटेड रिपोर्ट करेंगे। दैट्स ऑल, एंजॉय द लाइफ। तो इस तरह से हमने इसको चलाया। तो पेरिस एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म चीज़ों पे बात करता है और हालिया समय में हम क्या कर रहे हैं इन पे बात करता है। ओके, सो द लॉन्ग टर्म लो greenhouse emission development strategy provide the long term horizon to the NDCs। ये nationally determined contributions को long term horizon provide करते हैं। Unlike NDCs, they are not mandatory, ये mandatory नहीं रहते हैं। Nevertheless, they place the NDCs into the context of country's long term planning and development priorities, providing a vision and direction for future development। तो ये एनडीसीज की तरह मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल ये एनडीसीज का क्या कॉन्टेक्स्ट होगा ये तय करते हैं। सो दे प्लेस द एनडीसीज इनटू कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, प्रोवाइडिंग अ विजन एंड डायरेक्शन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। ओके, तो विकास कैसे करेगा वो मुल्क, ये है। एनडीसीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाने नहीं देते, इन कॉन्टेक्स्ट ही रखते हैं कि उस कंट्री की जो भी डेवलपमेंट प्लानिंग है उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो एनडीसी चल रहा है। और कंट्री की डेवलपमेंट प्लानिंग वैसी इसलिए है क्योंकि कंट्री ने एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर दिया है, इसलिए दैट इज़ वाई दैट डेवलपमेंट प्लानिंग इज़ देयर। हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऐसी है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भारत को अगले 50 वर्षों में, मतलब मैंने बोल दिया, देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोला करते थे कि भारत में अगले, मान लीजिए सन 1950 में लोग हमारे प्रधानमंत्री या नेतागण कह रहे हैं कि भारत को अगले 60 वर्षों में हम 100% लिटरेसी में ले आएंगे। वो हमारा लॉन्ग टर्म विजन था। लेकिन मेन बात ये थी कि 1951 का 5 ईयर प्लान क्या था।
तो 1951 का 5 ईयर प्लान 1956 तक 5 साल के लिए था। उस 5 ईयर प्लान की समीक्षा होनी है, उसका असेसमेंट होना है, उसमें दी बातों को हमने पूरा करना है, हम बाउंड हैं। लेकिन 60 वर्षों के बाद हमने सबको लिटरेसी 100% अचीव करनी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में थोड़ी ना उसको लेके बैठ जाएंगे असेसमेंट के लिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमें पता है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि जो 60 साल बाद वाला वादा पूरा किया है वो पूरा हो जाए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम कहेंगे कि ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पर विकास हो, लोगों को पहले फूड सिक्योरिटी ऑफ़र करिए, गरीबी दूर करिए, ग्रामीण विकास होना चाहिए। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने कहा रोज़गार यानी कि हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, भारत पहले आत्मनिर्भर बने। तीसरे 5 ईयर प्लान में हम सोशल सर्विसेज की ओर आए। इस तरह से हम चौथे 5वें 5 ईयर प्लान में हमने गरीबी हटाओ और जन कल्याण की चीज़ों पर ध्यान दिया। तो 60 साल में हमने वो अचीव करना है। तो दिख रहा है कि कैसे अलग अलग कदम उठा के आएंगे। तो हर 5 ईयर प्लान एक चीज़ होती है, लेकिन हम 50-60 सालों में क्या होना है वो अचीव तो 5 ईयर प्लानिंग के वाया ही करना था। तो इसी तरह से भारत सरकार कब से कह रही है, पिछले 5-6 साल हो गए हैं ये कहते हुए कि भारत ऑर्गेनिक फार्मिंग और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएगा। हर साल कदम दर कदम हम उसके लिए एक आउटले रख रहे हैं और योजनाएं ला रहे हैं। लेकिन कदम दर कदम हम ये कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे लंबे समय का वायदा वो है। पर वो लंबे समय का वायदा थोड़ी ना उसी साल के बजट में घुस जाएगा पूरा, ये बात दिमाग में रखनी है। ओके, तो हम मौजूदा समय में क्या करके अचीव कर रहे हैं वो एक चीज़ होती है, हम जो अचीव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो एक चीज़ है, और वो इसलिए क्योंकि हमारे उद्देश्य ही वो हैं। हमने फिर विजन हमें वहाँ से मिलता है, हमें डायरेक्शन वहाँ से मिलती है। हमारा कोई भी आज का संकल्प आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना चला जाए, ये इंश्योर इसी बात से होता है कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे आपने ये अपने आप में ये विचार रखा है कि मुझे अपनी एक समयबद्ध समय में एक तैयारी करके इस समय में एग्ज़ाम देना है, आज की पढ़ाई आज के कॉन्टेक्स्ट में कि आज चैप्टर का टारगेट क्या रखा है। आज का टारगेट आपसे कल आदमी पूछेगा, जो आपने लॉन्ग टर्म प्लान रखा है वो थोड़ा ना पूछेगा, पर वो लॉन्ग टर्म प्लान है इसलिए आज का चैप्टर कैसे पढ़ना है, किस क्वालिटी में पढ़ना है, किन सोर्सेज से पढ़ना है, वो तो इसी से डिसाइड हो रहा है ना। लॉन्ग टर्म प्लान आपने आईएएस रखा है तो आज के चैप्टर का पढ़ने का तरीका वही होगा। लॉन्ग टर्म प्लान अगर आपने मान लीजिए एसएससी रखा है तो तरीका वही होगा, अगर बैंक पीओ क्लरिकल रखा है तो तरीका वही होगा। तो इस तरह से 3 तरह के अलग लॉन्ग टर्म प्लान, तो 3 तरह से सेम चैप्टर पढ़ने का अलग अलग ढंग, ये कहानी होती है। इतनी बात क्लियर। तो इसलिए हमारी जो एनडीसीज हैं वो हर रोज़ के चैप्टर समझ लो, आप हर रोज़ का टास्क समझ लो, बट वो इन कॉन्टेक्स्ट चले, वो गैर संदर्भित ना हो जाए, संदर्भ में ही रहे, रेलेवेंट बना रहे, मीनिंगफुल बना रहे। इसलिए हमें उसे एंकर करना पड़ता है लॉन्ग टर्म विजन से, लॉन्ग टर्म गोल से। एलटी लेड उसका काम करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमने कहा हुआ है, दुनिया से वायदे मांगे हैं कि बताओ आपका ग्लोबल पीक कब आ जाएगा, बताइए आप कार पीक कब अचीव करेंगे। हमने पूछा है कि बताइए नेट ज़ीरो की तरफ कब आ जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हमने पूछी हैं। ओके, तो वो सभी अपना बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि मेरा पीक 2040 में आ जाएगा, कोई कह रहा है मेरा 2050 में आ जाएगा, कोई 2030 में, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरा नेट ज़ीरो 2060 में आ जाएगा, 70 में आ जाएगा। ऐसा करके उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आई गेस मैंने समझा दी ये बात। अच्छा, एक टर्म रेटिफिकेशन बहुत रहती है दिमाग में, सॉरी रेटिफिकेशन के पहले एक चीज़ आ जाती है। ये क्लियर हो गया, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, एक फ्लो में। ओके रिपोर्टर, चलो अब आता है पेरिस अग्रीमेंट के तहत एक ये भी टर्म एग्जिस्ट करती है 2020 टारगेट्स। ये 2020 टारगेट्स क्या है? 3 चीज़ों में 2020 है। पहली चीज़ दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का रिडक्शन, सेकेंड चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज़ करना, तीसरी चीज़ एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो 2020 फॉर 3 थिंग्स: कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज़, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज़। ये 3 टर्म्स याद रखनी है। ओके, इससे हमारे पढ़ाई के फ्रेमवर्क को भी स्तंभ मिल जाते हैं कि हमें जब अपने एक ऐसी खुली बातों को किसी को समझाना है तो हमें भी आधार मिलता है कि किन बिंदुओं को पकड़ के समझाना है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कॉन्टेक्स्ट में समझाना है, रिन्यूएबल एनर्जी के इंक्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझाना है, एनर्जी एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में समझाना है। मतलब हमारी बात में सब्सटेंस आता है, बात में बात कम हो जाती है, माल ज़्यादा हो जाता है, कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये टारगेट रखा गया कि 2020 तक ये टारगेट हुआ
कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 1990 के लेवल को बेस ईयर बना के, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन बाय 20%, बाय 20% बाय द लेवल ऑफ 1990। 1990 को बेस ईयर बनाया कि उस समय तक जितना था उसके मुकाबले 20% रिडक्शन कर देंगे। सेकंड, इंक्रीज द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर बाय 20%। एंड थर्ड, टारगेट टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी बाय 20%। ये तीन चीज़ें हैं, दैट्स ऑल। इसी को 20-20-20 टारगेट कहा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी पूछा जाए ये 20-20-20 टारगेट किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो आंसर इज अ क्लाइमेट चेंज, इसके कॉन्टेक्स्ट में है। फंस मत जाना कि मतलब और किधर ही है 20-20-20 टारगेट, ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, आते होते हैं। या कई बार आप लिखा भी आता है किसी आर्टिकल रैंडमली पढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इवन द प्रेजेंट आउटकम्स आर नॉट इवन सर्विंग द 20-20-20 टारगेट्स प्लेस्ड इन द पेरिस अग्रीमेंट। तो तब आप कहेंगे पता नहीं कौन से 20-20-20 टारगेट, वो यही वाले 20-20-20 टारगेट। दे आर catering the needs of carbon dioxide emission reductions, renewable energy increments and the energy efficiency enhancements, that's all, nothing else, okay. Next one is the ratification word। कई बार आप देखते हैं कोई ट्रीटी के सिग्नेटरीज जैसे कि 150 मुल्क, लेकिन रेटिफाइड बाय 100, तो आप कहते हैं यार ये सिग्नेटरी कुछ चल रहा है, 100 रेटिफाइड चल रहे हैं, तो ये क्या है? इसका कंसेप्ट क्या रहता है? देखो, सबसे पहले आप मान लो आप सारे किसी कन्वेंशन में गए, आपने कोई कन्वेंशन हो रही, कन्वेंशन सेंटर होते हैं ना, सुना होगा ऐसा बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है, तो वहाँ गए, सभा में गए, सभा बैठे जाके वहाँ पर जैसे यहाँ पर आप सारे बैठे हो, तो आप सारे यार दोस्त कैसे पहले जब जुंडली बना के मोड़ पे खड़े होते हो, या स्कूल में या कॉलेज में, तो पहले आप लोग प्लानिंग करते हो कि चले घूमने, तो पहले सारे वहाँ पे कहते हैं हाँ चल 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 चल, सारे सिग्नेटरी, सबने साइन किया उस प्रपोजल पे, फिर एक वही से जिसने साइन करवाया यानी कि हामी भराई हुई कहता है अब जाओ अपने अपने घर वालों से तो पूछ लो, पूछ के मुझको सारे कल पक्का यहीं आके बताना। तो 20 लोगों ने कल हाँ किया था, वापस आए वो 20 के 20, 10 तो उड़ गए, कहते डैडी ने मना कर दिया, पुआ आने वाली है, फलाना होने वाला है, तो 10 तो गए, अब सिग्नेटरी हैं, लेकिन बाकी 10 ने कहा कि मुझे घर से परमिशन मिल गई, प्लान डन। तो सिग्नेटरी 20, रेटिफाइड बाय 10 ओनली। तो इसी तरह से कन्वेंशनों में होता है, पहले मुल्क बैठते हैं किसी कन्वेंशन में, बैठे, कन्वेंशन डन, साइन मारे, सब ने कहते हैं हाँ हम इस बात से सहमत है, सहमत है, सहमत है, सहमत है, सहमत, साइन मार दिए। हमारे देश का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचा, हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पर्यावरण मंत्री हो सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, साइन मार दिया। भाई हम भी तो कुछ बैठे हुए हैं पीछे, देश भी तो कुछ है, मतलब ये कोई राजशाही तो है नहीं कि राजा जी गए और जब अपनी मर्जी कराए और वापस आकर के कहें शिवगामी देवी की तरह कि मेरा वचन ही है शासन, हो गया, मैंने कर दिया वचन, और हम कहें अच्छा बता आपने वचन कर दिया, ओके रिपोर्ट डन। तो वो वापस आते हैं और अपने देश के नियम कानूनों के मुताबिक सारे प्रोसीजर फॉलो करके अगर देश से सहमति मिलती है या देश के प्रोसीजर के तहत उस चीज़ की अप्रूवल मिलती है, तो वो अप्रूवल लेटर फिर आप लेते हैं और जा कर के उनको वापस कहते हैं कि हम कंसेंट करते हैं, हम सहमति करते हैं कि अब हम ट्रीटी से बाउंड हैं। तो दिस इज़ द रेटिफिकेशन, इसको कहते हैं रेटिफाई कर देना, ओके। तो दैट इज़ द प्रोसेस। भारत के कॉन्टेक्स्ट में मेजॉरली भारतीय संसद से अनुमति लेना, मान लो वो सब जब हो गया सारा, तो फिर हमारे नुमाइंदे जा कर के कहेंगे कि दैट्स वी रेटिफाइड, इंडिया स्टैंड्स रेटिफाइड द ट्रीटी, दैट्स ऑल। कई बार कुछ एग्जीक्यूटिव परमिशन से हो जाती हैं, कुछ लेजिस्लेटिव परमिशन से होती हैं, वो डिपेंड करता है, बट हो जाता है ऐसा ही, ओके। तो इसलिए कई बार आप ये बहस सुनते होंगे तो आपको कहते होंगे कि अरे तो अभी तो प्रधानमंत्री हामी भर के आए हैं ना, अभी कौन सा हो गया है, अभी कौन सा देश ने सहमति जता दी, अभी मामला संसद में उछलेगा, आएगा, हवा में उछालेंगे, सब करेंगे, उछल उछाल के अगर बचा तो फिर देख लेंगे, ऐसी सुनते हैं आप चीज़ें। सो रेटिफिकेशन, वंस द ट्रीटी हैज़ बीन साइंड, ईच स्टेट, यहाँ पे ईच स्टेट माने नेशन, ईच स्टेट विल डील विद इट according to its own national procedures. After approval has been granted under a state's own internal procedures, it will notify, it will mean the state will notify the other parties that they consent to be bound by treaty. ठीक है, तो अपने देश के इंटरनल अंदरूनी प्रोसीजर के मुताबिक जब अप्रूवल मिल जाती है तो फिर वो देश दूसरे पार्टियों को बता देता है कि हम अब प्रण करते हैं कि हम संधि की शर्तों से बाध्य हैं,
We consent to be bound by the treaty. That's all. So India ratified it. Finally रशिया ने जाके 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाई किया था, है कि नहीं? दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट. तो ये 3 टर्म्स थी. कुछ और चीज़ें भी हैं, उन्हें भी समझो. एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ. क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव. ओके. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट वेयर इट इज़ इन बॉन. सेक्रेटरीट इज़ इन बॉन. वेरी गुड, वेरी गुड. तो UNFCCC का जो सेक्रेटरीट है उसने लॉन्च किया ये इनिशिएटिव, दैट इज़ क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इन 2015. क्या काम करना है इसके तहत? दिस इनिशिएटिव एमिंग एट एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी to take climate action to achieve a climate neutral world by mid-century as enshrined in the Paris Agreement. Climate neutrality is a 3-step process. So climate neutral now माने climate neutrality is a 3-step process which requires individuals, companies and governments. Individuals आप सब, companies, governments सब efforts करेंगे. कैसे? 3 steps के वाया. पहला, measure their climate footprint. पहले तो आपका क्लाइमेट फुटप्रिंट क्या है इसको मेजर करिए. यहाँ पर आप इसे कार्बन फुटप्रिंट के तौर पर देखिए. आई बात समझ में? जैसे कार्बन फुटप्रिंट के तौर पर आप इसे देखेंगे. कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है इसको समझिए. व्हाट इज़ योर, तो आप जहाँ से चलते हैं, चलते जाते हैं, फुटप्रिंट आते जाते हैं ना, पग मार्क. तो क्लाइमेट फुटप्रिंट क्या है? कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी, किसी इंडिविजुअल के लेवल पर, किसी कंपनी के लेवल पर, किसी सरकार के लेवल पर कोई भी एक्टिविटी की गई है या कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया गया है, उस एक्टिविटी या उस प्रोडक्ट के पीछे कितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हुई हैं उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं. उदाहरण के तौर पर आप अपने पूरे दिन में अपने घर में पानी गर्म करने के लिए, हवा को ठंडा करने के लिए कितना गीज़र चलाते हैं, कितना AC चलाते हैं, कितना रूम हीटर चलाते हैं. ये सब चीज़ें जो आप चला रहे हैं इसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं. और वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है. मतलब आप जितना ज़्यादा हीटिंग करेंगे पानी की, आप जितना ज़्यादा LPG यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, आप जितना ज़्यादा AC यूज़ कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब माध्यमों से आप जितना ज़्यादा स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी खड़ी चला के खड़ी रख रहे हैं या चला रहे हैं, आपके द्वारा की जा रही इन सब चीज़ों में जितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हुई हैं उतना आपका कार्बन फुटप्रिंट है, एक इंडिविजुअल का कार्बन फुटप्रिंट. आई बात समझ में? अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके हाउस होल्ड का पर डे का कार्बन फुटप्रिंट इतना है तो आप अगले दिन से उसे कंट्रोल करना शुरू करेंगे. सो सबसे पहला एलिमेंट है असेसमेंट करना कि कार्बन फुटप्रिंट है कितना, इवेल्युएट करना. और अगले दिन से आप क्या करेंगे कि आप ये करेंगे कि खाना ढक्कन रख के पकाओ, LPG कम कंज्यूम हो. आप ये कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ी बंद कर दी जाए, फालतू ना चलाई जाए. आप कोशिश करेंगे कि स्टैंड स्टिल गाड़ी में AC चला के ना बैठो, गाड़ी की ज़रूरत नहीं, आप खड़े हैं सिंपली शीशे डाउन करो, गाड़ी बंद करो. आप ये कोशिश करेंगे कि घर में एयर कंडीशन जेन्युइन मैनर में यूज़ करो, एक्सेसिवली यूज़ मत करो. सारे आउटलेट्स बंद करो, दरवाजे खिड़कियाँ अच्छे से बंद करो ताकि कूलिंग बनी रहे. आप ये कोशिश करेंगे कि गीज़र का पानी का तापमान बाल्टी में बिल्कुल ही गर्म करके भी नहीं नहाना कि एकदम मज़े ही आने लग जाए, ठारपन हो, मतलब ठंडे से नॉर्मल कर लो बस थोड़ा और उतने से नहाओ. ये सारी चीज़ें करके आप कम बिजली खपत करेंगे, आप अपनी गाड़ी में कम पेट्रोल डीजल खपत करेंगे. इसकी वजह से आप वही सेम अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन पहले से कम ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में. यू आर कंट्रीब्यूटिंग लेसर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस अमाउंट. आपने अपना कार्बन फुटप्रिंट घटा दिया, यानी कि आपका क्लाइमेट फुटप्रिंट घट गया. आई बात समझ में? दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट. तो हमने क्लाइमेट न्यूट्रल होना है तो उसके लिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि मेजर देयर क्लाइमेट फुटप्रिंट पहले, सेकंड रिड्यूस देयर एमिशंस एज मच एज पॉसिबल. फिर पहले मेजर करिए, फिर रिड्यूस करिए. तीसरा, अब रिड्यूस करने के बाद अल्टीमेट जितना कर रहे हैं, अब अच्छी एक्टिविटी है कि बाहर पौधे लगाइए, उसको भी ऑफसेट कर दीजिए कि 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली हमने आज एमिट किया, पर हमने फिर उतने ही 10 पेड़ भी लगाए गाँव में, खेतों में, मोहल्ले में, नहर के किनारे, या 10 लगे पेड़ जो मरने वाले थे पानी दे के बचाए. तो ऑफसेट व्हाट दे कैन नॉट रिड्यूस,
विद यूनाइटेड नेशन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस। तो एमिशन रिडक्शन सर्टिफाइड क्रेडिट्स खरीदो उनसे, जहाँ कहीं एफर्ट्स हो रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूट करो। तो दैट इज़ द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ UNFCCC। फर्स्ट 3 वे स्ट्रेटजी रहती है, 3 स्टेप स्ट्रेटजी है। पहला, आप मेजर करेंगे क्लाइमेट फुटप्रिंट। सेकंड, आप रिड्यूस करेंगे एमिशंस एज मच एज पॉसिबल। एंड थर्ड, आप ऑफसेट करेंगे, जो अब आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे उसको ऑफसेट करिए। ऑफसेट कैसे? आप अपने लेवल पर एफर्ट्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है, दूसरी तरफ आप यूनाइटेड नेशन की सर्टिफाइड जो कम इमिशन रिडक्शंस क्रेडिट सर्टिफिकेट्स हैं वो परचेज करिए। दैट्स ऑल। तो दिस इज द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव जो हमने चलाया है अंडर द एजेस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ओके, चलिए इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। थोड़ी सी यहाँ पर अभी हम इसकी एक शॉर्टकमिंग्स देखें, ताकि हम COP28 के तहत इन शॉर्टकमिंग्स को दूर कर पाए कि नहीं, वो समझ में आता जाएगा साथ के साथ। फिर हम अभी इसे कंटिन्यू करेंगे COP28 के आउटकम्स के साथ। ओके, चलिए लिखता हूँ मैं। हम कमियों की तरफ इस मायने में जाएंगे कि हम 2015 से 2023 तक असेसमेंट करें कि अगर हमने 2015 का ये पेरिस एग्रीमेंट लिया था तो किस किस क्षेत्र में हमने कोई कीर्तिमान स्थापित किए, हमने कुछ अचीव किया। यहीं से आप एंटर होते हैं उस फेज़ में कि हम 2023 में खड़े किन चीज़ों के साथ हैं, किन सक्सेसेस या किन फेलियर्स के साथ। तो फिर अल्टीमेटली 2023 में दुबई दे क्या रहा है आपको, आप उसके राइट इंटेंट को पकड़ पाएंगे अगर आप इस पॉइंट पर खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया एनालिसिस ये कहता है कि इन द 8 years फ्रॉम 2015 to 2023 considerable progress has been made in accelerating clean energy transitions globally. This is very important term. और कंसिडरेबल अचीवमेंट, तो 2015 से 2023 के बीच में इन 8 वर्षों में हमने अच्छी खासी प्रगति सक्सेस अचीव करी है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस के फील्ड में। यानी कि हम ग्रीन हाउस गैसेस बेस्ड एनर्जी सिस्टम से नॉन ग्रीन हाउस गैसेस बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स की ओर बहुत अच्छी प्रगति के साथ बढ़ रहे हैं। हम क्लीन एनर्जीज की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। उदाहरण यहाँ पर यही कहने की कोशिश है कि हम हमारे टोटल एनर्जी सिस्टम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जीज ऐड कर रहे हैं। वो ये समझाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर जब एनर्जी सिस्टम्स कहा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब अगले भाग में यानी कि लेक्चर नेक्स्ट में जब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस बार के COP28 के फाइनल कंक्लूजन डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया है कि हम एनर्जी सिस्टम्स के अंदर ये कोशिश करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स के यूजेज घटा दिए जाएं। तो यही इसका क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि इट इज़ लिमिटेड टू द एनर्जी सिस्टम्स ओनली। सो यू कैन स्टिल utilize the fossil fuels without any condition in the plastics, in the petrochemicals, in the transportation, in the agriculture, because the term is specifically energy systems. तो कई बारी हम सीधे सीधे डॉक्यूमेंट पढ़ जाते हैं, या कोई किसी लेक्चर में सीधे सीधे ये लिखा भी जाता है तो हम सीधे सीधे पढ़ लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल की पहली बार बात हुई है COP28 में और उन्होंने बोला है कि एनर्जी सिस्टम्स में हम इसका यूजेज घटा देंगे। लेकिन बात यही नहीं है। अगर हम डीप एनालिसिस में अच्छे से जाएं तो ये पता लगता है कि दीज आर द क्रिटिक्स, ये उसके क्रिटिक्स हैं और उसमें पूछा जा सकता है। और यूपीएससी फेमस है ऐसे सवाल लिखने के लिए कि फॉसिल फ्यूल्स को घटाने की बात हुई है इन एवरी फील्ड, तो वह तब आप फंस जाएंगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट में एनर्जी सिस्टम्स है, एक में एवरी फील्ड। नॉट इन एवरी फील्ड, इट इज़ इन एनर्जी सिस्टम स्पेसिफिकली। तो हम 2015 से 2023 तक एनर्जी सिस्टम्स में क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होने में ठीक ठाक सफल हुए हैं। हम साफ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सो द कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैव बीन मेड इन एक्सेलरेटिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस ग्लोबली विच इज़ द रिजल्ट ऑफ। तो ये किन वजह से हुई? तो इन बातों को कहानियाँ बन के पढ़ के नहीं समझना। ये जो आगे 3 बातें लिखी हैं, ऐसी बातें दिमाग में रखनी है ताकि हम मेंस में इसको इस मैनर में लिखें, इंटरव्यूज़ में इस मैनर में लिखें, ग्रुप डिस्कशन में बात करते हुए हमारे पास वर्डिंग्स हों, और प्रीलिम्स में जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएँ तो हम उनकी टर्म्स को समझ पाएँ। तो हम ये कैसे कर पाए, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कैसे कर पाएँ, ये इन 3 बड़ी चीज़ों का नतीजा है। हम अगर ये सफलता हासिल कर पाए तो कैसे? पहला, एम्बिशियस पॉलिसी मेकिंग्स। तो पेरिस एग्रीमेंट के रेटिफाइड कंट्रीज़ ने अपने अपने नेशनल लेवल पर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए
बहुत ही एम्बिशियस मैनर में, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। सो पॉलिसी मेकिंग्स एम्बिशियस रहीं। आप भारत ही को देख लीजिए, उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी की इंटेंसिटी ऑन द ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन इंटेंसिटी है, आपको मैंने बताया कि 2019-20 तक 2005 के लेवल पर भारत ये कहता है कि हम 33% तक रिड्यूस करने की सफलता तक खड़े हैं। तो इस तरह से ये कैसे कर पाए? ये आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग की। इसी तरह से क्लीन एनर्जीज़ की तरफ हम बेहतरीन आंकड़ों के साथ बढ़ रहे हैं। ये सब मैं पढ़ा के हटाऊं, मैं सिर्फ अब उदाहरण दे रहा हूं कि आप समझ पाएँ। तो पॉलिसी मेकिंग्स बहुत एम्बिशियस हुई ग्लोबल लेवल पर। ठंडे बस्ते में नहीं बैठे रहे सब, स्टैंड स्टिल नहीं रही चीज़ें। पॉलिसी में आया, सरकारी योजनाओं में आया, सरकार के एजेंडे पे आया, तभी ये हो पाया। सो एम्बिशियस पॉलिसी मेकिंग वाज द बेसिस कि हम क्लीन एनर्जी सिस्टम्स की तरफ ट्रांजिशन कर पाए हैं इन 2015 से 2023 के बीच में अच्छे खासे लेवल पर, कंसिडरेबल। सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ना होती तो आप इस तरफ नहीं हो पाते। आज सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आज अगर आप ग्लोबली देखें तो आज से 10 साल पहले जिस कीमत पर आपको सोलर एनर्जी पड़ती थी, आज उससे कई गुना सस्ती हो चुकी है वो सोलर एनर्जी। एक टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की जो कीमतें थी वो कई गुना गिर चुकी हैं। तो लगातार फोटोवोल्टेक सेल्स की कीमतों में गिरावट आना, सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस में गिरावट आना, ये किस वजह से हो पा रहा है? तकनीक का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, यानी कि जो मटेरियल्स उनमें लगते हैं उनको प्राप्त करना सुगम और सहज हो रहा है, सस्ता हो रहा है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट्स भी सस्ते बन रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है? आप बेहतर तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं। इसी तरह से कार्बन कैप्चर, कार्बन स्टोरेज की टेक्निक्स भी बेहतर हो रही हैं, कार्बन रिमूवल की टेक्निक्स भी बेहतर हो रही हैं। आप अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे विंड एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम से जुड़ी टेक्निक्स भी बेहतर हो रही हैं। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक बिग रीज़न है कि आज विश्व भर में हम क्लीन एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर ये तकनीकी विकास ना हुआ होता तो ये संभव ना हो पाता। आप उस तरह के इंजन्स, गाड़ियों के उस तरह के इंजन में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर के आए कि बेहतर एमिशन नॉर्म्स लागू हो पाए। अगर हम उन स्टेजेस के एमिशन नॉर्म्स लागू करना चाहते हैं तो हमारे मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर वैसी टेक्नोलॉजीज़ भी अपनानी पड़ेंगी जो उन एमिशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर पाएँ। मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर इंजन डेवलपमेंट में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करने लगी ताकि हम एमिशन नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस में आ पाएँ। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही हो पाया। आप हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ आ पाए, जैसे गाड़ियों की ही इंजन की बात करूं, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही हो पाया। तो तकनीकी विकास एक मेन बात होती है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पॉलिसी मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड देन एक्सपेंडिंग क्लीन एनर्जी मार्केट्स। हमने बल दिया, हमने इस फिनोमेना को व्यावहारिक बनाया, तो क्लीन एनर्जी की मार्केट्स में एक्सपेंशन आई ग्लोबली। आज विश्व का हर मुल्क, हर कंपनी ये प्रयास कर रहे हैं कि वो क्लीन एनर्जी ही यूटिलाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ ने एफर्ट्स किए, तो आज आप देख सकते हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है विश्व में कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो 50% टू व्हीलर्स की जो, सॉरी, 3 व्हीलर्स की जो सेल है वो इलेक्ट्रिक है, 50% तक। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने क्लीन एनर्जी मार्केट्स को ड्राइव किया, हमने उनको आगे बढ़ाया। तो इसी बेसिस पर वेंडर्स ने क्लीन एनर्जी बेस्ड व्हीकल्स क्रिएट करने शुरू किए। अलग अलग कंपनियों ने क्लीन एनर्जी को परचेज करना शुरू किया। अलग अलग लेवल पर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान देना शुरू हुआ। तो क्लीन एनर्जी के बाज़ार तेज़ी से विकसित हुए, तभी क्लीन एनर्जी का विकास करने वाली संस्थाओं ने काम करना आरंभ बेहतरीन तरीके से किया। अदरवाइज अगर ग्लोबली फोटोवोल्टेक सेल्स की मांग ही ना पैदा होती तो फोटोवोल्टेक सेल्स बनाने वाले क्यों बनाते? वो रिसर्च एंड इनोवेशन में पैसा क्यों लगाते? वो उसको सस्ता क्यों बनाते बेहतर तकनीक के माध्यम से? तो किसी चीज़ का अगर बाज़ार ही नहीं बनाएंगे आप, आज पंजाब के किसानों को आप कहते हैं कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए, तो उनकी आगे से मांग क्या है सरकारों से कि हम क्रॉप डाइवर्स कर देते हैं, बाज़ार खड़ा करिए आप, न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और अच्छा बाज़ार, हमारी क्रॉप परचेज होगी या श्योर करिए, हम अभी क्रॉप डाइवर्स करते हैं। लेकिन वो जब तक बाज़ार खड़ा नहीं होगा तब तक वो हो नहीं पाएगा। तो विश्व भर में बाज़ार खड़ा होना बहुत ज़रूरी था और वो बाज़ार खड़ा किया गया। उसके लिए पुश यहाँ से भी आया कि कार्बन ट्रेडिंग्स हुई, कार्बन ट्रेडिंग्स हुई। सरकारों ने योजनाएं बना करके टारगेट्स लिए, कंपनियों को टारगेट्स दिए कि आपकी टोटल प्रोडक्शन का इतना हिस्सा इस एनर्जी से आना चाहिए। और लेकिन
आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, तो फिर आपने जहाँ जहाँ पर भी क्लीन एनर्जी के लिए एफर्ट्स हुए हैं या कार्बन को एब्जॉर्ब करने के एफर्ट्स हुए हैं, आपने उनको समर्थन दिया, उनसे वो सर्टिफिकेट्स परचेज़ किए। तो कार्बन क्रेडिट मार्केट ने एक बड़ी भूमिका दी क्लीन एनर्जी मार्केट्स को पुश देने के लिए, ड्राइव करने के लिए। तो वर्ल्ड लेवल पर ये सारे फिनोमेनाज एग्जीक्यूट हुए हैं, तभी तो आज हम इस स्तर पर खड़े हैं कि हम ये कह पा रहे हैं कि कंसिडरेबल अचीवमेंट हुई है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस की तरफ। ओके, क्योंकि कंट्रीज लेवल पर एम्बिशियस पॉलिसी मेकिंग्स हुई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पिलर है ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई। और तीसरी बड़ी चीज़ है कि क्लीन एनर्जी मार्केट्स का एक्सपेंशन हुआ। जब तक तो कभी भी आप देखिए, अब आपकी बात का लेवल कितना बदल गया। एक पान की दुकान पे खड़े होकर बातें करना, एक एकेडमिक लेवल पर बात आंसर में लिखना और किसी से बात करना कि हाउ कैन यू से दैट यू हैव अचीव्ड कंसिडरेबल अचीवमेंट और डेवलपमेंट इनटू द क्लीन एनर्जी सिस्टम, सो यू विल से आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ मेन 3 pillars and there are tangible results in this particular format. You can observe that those 3 pillars are that ultimately we are working with the first element is the tech ambitious policy making, second one is the technological advancement, third one is the expanding clean energy markets. So such are the expressions which are required for the exams. Academics, academic expression, नॉन एकेडमिक बातें नहीं, हवाएं बातें, वो कुछ नहीं हुआ अभी। 2015 के पेरिस अग्रीमेंट के बाद कुछ हुआ ही नहीं है, सब वैसे का वैसा ही है। इस बार गुलमर्ग में बर्फ तक नहीं पड़ी अभी तक। पिछली बार की गुलमर्ग की फोटो में देखो, कश्मीर की देखो, बुरा हाल हो गया दुनिया का। वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक फैक्ट है। लेकिन गुलमर्ग में ही बर्फ नहीं पड़ी बस, अभी देखो बर्फें और पीछे भी नहीं पड़नी थी अगर ये भी ना अचीव किया होता। तो एकेडमिक मैनर में बात करनी है, तो दिस इज द थिंग। तो कई बार बच्चे जब कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या मैगजीन या अपनी स्टैंडर्ड बुक, इन बातों को हवाई बातें मान के गुजार देते हैं फटाफट, कहते हैं ये तो एमसीक्यू है ही नहीं, ये तो कोई फैक्ट है ही नहीं, ये तो नहीं क्या लिखा, कहते हैं ऐसे कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन विच इज द रिजल्ट ऑफ एम्बिशियस पॉलिसी मेकिंग टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं है सर, आगे बढ़ यार, कुछ आगे कुछ ढूंढ। बेटे वो लिखने वाला भी वेला थोड़ी ना जिसने ये लिखा, वो भी फ्री थोड़ा बैठा। और इतनी बड़ी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, उसने उसके इन 3 वर्ड्स को रिटेन किया है, जिनके पास विज्ञापन के लिए आधा सेंटीमीटर जगह इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स आर्टिकल की जान है ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज द इन 2015, अब वो समझा रहा है कैसे, डाटा दे रहा है कैसे। इन 2015 फॉर एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन फॉसिल फ्यूल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली ओनली 80 पैसे वाज स्पेंट ऑन क्लीन एनर्जी। 2015 तक की कहानी ये थी, अगर 2015 वर्ष को ले लूँ, कि पृथ्वी पर कोई भी एक कंट्री लेवल पर या पूरे ग्लोब पर आप कंसिडर करो, जहाँ 1 रुपया उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जा रहा था कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी डेवलपमेंट, मतलब कोई आप माइनिंग लगा रहे हैं, कोई पाइपलाइन बिछा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से जुड़ी नेचुरल गैस, क्रूड एंड कोल, इनसे जुड़ा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो जहाँ हर 1 रुपया वहाँ लग रहा था, इसके ही साथ साथ क्लीन एनर्जीज में 80 पैसे लग रहे थे। मतलब उधर अगर 1 करोड़ लगा फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इधर सिर्फ 80 लाख लगा क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। 2015 तक की कहानी है, लेकिन वो कह रहे सिचुएशन बदल गई। 2023 तक का आंकड़ा अब ये बताता है कि आज 2023 का डाटा ये कहता है कि जहां हर 1 रुपया फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में खर्च हो रहा है, वहीं उसके मुकाबले 1 रुपया 80 पैसे खर्च हो रहे हैं क्लीन एनर्जी को खड़ा करने में। मतलब आज अगर फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में 1 करोड़ लग रहा है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में 1 करोड़ 80 लाख लग रहा है। वही विंड एनर्जी डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी के सारे क्षेत्र, जैसे कि हाइड्रो पावर की बात हो रही है, विंड एनर्जी की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट की बात हो रही है, सोलर पावर डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये सारी चीज़ों में मतलब उधर जहाँ पर कोल, पेट्रोल, डीजल यानी कि क्रूड और नेचुरल गैस को के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 करोड़ लगा अभी, उसी के मुकाबले इधर 1 करोड़ 80 लाख लगा। मतलब हम बहुत आगे बढ़ गए, और ऐसा ही चलता रहा तो सिस्टम बहुत बदल जाएगा। ओके, सो इन 2015 फॉर एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली ओनली 80 पैसा वाज स्पेंट ऑन क्लीन एनर्जी, बट टुडे इन 2023 फॉर एवरी रुपी स्पेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स 1.8 rupees आर स्पेंट ऑन क्लीन एनर्जी। The rapid growth in clean energy investment can be witnessed in the increasing electrification of economies. आप क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में रैपिड ग्रोथ इस बात से भी समझी जा सकती है कि तमाम दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनकी इकोनॉमी तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियाँ, उद्योग धंधे, सब कुछ कोशिश आप ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पे आ जाएं। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएं,
और फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम क्लीन सोर्सेस से खुद हासिल कर लेंगे। सिंपल, मतलब इसको बिल्कुल ऐसा समझो, गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से निकालो, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे ले आओ, और वो जिस इलेक्ट्रिक पॉइंट पे चार्ज होंगी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सोलर, विंड, हाइड्रो से ले लेंगे। सिंपल। फिर फैक्ट्रियाँ और एग्रीकल्चर, ज़्यादा से ज़्यादा गांव इलेक्ट्रीफाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो डीजल पंप सेट रिप्लेस करो, बिजली से मोटर चले, और वो बिजली हम क्लीन सोर्सेस से दे देंगे। ये काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों में कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी से हैवी पावर सप्लाई डालो, पूरी बिजली की पूरी पावर रिक्वायरमेंट उनकी बिजली से पूरी करने की कोशिश करो, और बिजली को क्लीन हम कर ही लेंगे। तो आप ग्लोबली अगर देखें तो आप अपनी इकोनॉमीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमीज़ होना इस बात का प्रमाण होता है कि वर्ल्ड क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को क्लीन सोर्स माना जाता है। आई बात समझ में? ये एक इम्पोर्टेंट, हाँ, शर्त इस बात की है कि वो इलेक्ट्रिसिटी फर्दर जहां जनरेट हो रही है वो किस मैनर में हो रही है। तो एक बार आप सब सारे प्रोसेसेस को इलेक्ट्रिसिटी पे ले आओ, फिर इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल से प्रोड्यूस करने की बजाय धीरे धीरे सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर पे ले आएंगे। नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, सो ये एक स्टेटमेंट है कि दैट द रैपिड ग्रोथ इन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट कैन बी विटनेस्ड in the increasing electrification of economies and uptake of clean electricity generations. Okay? एक तो इकोनॉमीज इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्लीन हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन कामों को अपना रहे हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज इन 2015, उदाहरण दे रहा है वो, इसके लिए भी एग्जाम्पल दे रहा है डाटा के साथ। इन 2015 विंड एंड सोलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओनली 4% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ग्लोबली। 2015 में कुल जितनी बिजली पूरी पृथ्वी पर पैदा हो रही थी उसमें विंड और सोलर से पैदा हो रही बिजली का सिर्फ 4% हिस्सा था। मतलब 96% बिजली जो है वो नॉन विंड नॉन सोलर थी। सिंपल आप मान लीजिए फॉसिल फ्यूल बेस्ड, ऐसा मानिए, ऐसा मान लीजिए अभी, हालांकि उसमें हाइड्रो पावर भी होगी और भी होगी, बट ऐसा मानिए। लेकिन आज की डेट में क्या है, दिस शेयर ऑलरेडी ट्रिपल्ड टू 12% टुडे। आज 2023 में ग्लोबली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 12% विंड एंड सोलर से आ रहा है। हम 4% से 12, 3 गुना होना। यहाँ पे फिगर परसेंटेज में मत जाइए, कितने गुना हुए हैं इस पर ध्यान दीजिए। 3 फोल्ड इंक्रीज हो गया, ये 3 गुना हो गए आप। और दूसरी बात, अगर हम इसी ट्रेजेक्ट्री पर चलते रहे, इसी ट्रैक को फॉलो करते रहे तो रिजल्ट क्या आएगा, एंड इट इज़ ऑन ट्रैक टू रीच 30% बाय 2030। मतलब 2030 तक जो टोटल ग्लोबली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसका 30% विंड एंड सोलर से आएगा। अब इसमें अगर मैं इफ आई विल ऐड हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इनटू इट, तो 2030 तक जो टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी 50% क्लीन होगी, नॉन फॉसिल बेस्ड होगी टोटल ग्लोबली। और अगर 50% इलेक्ट्रिसिटी ग्लोब की क्लीन कर दो और ग्लोब के सारे ऑपरेशन इलेक्ट्रिसिटी पे ले आओ, आप समझ रहे हैं कि इतनी तेजी क्यों मनाई जा रही है, कि पूरे वर्ल्ड को ये टारगेट क्यों दिए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिक कर दो। क्यों? अकेले आदमी के घर में घुस के उसको कहें कि अपनी गाड़ी में ये फ्यूल डाल, वो फ्यूल डाल, नहीं। सिंपल कहानी, सब बिजली पे चलेगा और फिर बिजली को हम सेट कर देंगे, दैट्स ऑल। पूरा वर्ल्ड मिनटों मिनटी सेट, कहानी खत्म। गाड़ियाँ रजिस्टर ही नहीं करेंगे 2030 के बाद, और 35 के बाद वो वाली पेट्रोल डीजल वाली लेनी फिर दूसरी पड़ेगी। और एक बार सारी गाड़ियाँ आप वाली ले लो, फिर बिजली से चार्ज होंगी और बिजली हम साफ कर देंगे, कहानी खत्म। तो पहला, अब इसका तोड़ ही यही है भाई, पहले दुनिया के सारे ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, ट्रांसपोर्ट, पहले उसको उठा के किसी एक सोर्स ऑफ एनर्जी पे फेंको, वो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। फिर बिजली को साफ कर दो, इलेक्ट्रिसिटी को साफ कर दो, वो कर देंगे। आई बात समझ में? तो वो यही कह रहे हैं कि इफ वी ऐड हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी जनरेशन वुड अकाउंट 50% बाय 2030। देखिए 2015 तक सोलर एंड विंड टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में ओनली 4%, 2023 तक आते आते 12%, 2030 तक 30%, और अगर हाइड्रो और सोलर ऐड करें तो 2030 तक 50%। आई बात समझ में?
चलो ये है कहानी, चलो आगे बढ़ो। इसका दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि इन 2015 ओनली 1% ऑफ ऑल कार्स सोल्ड ग्लोबली वर इलेक्ट्रिक। टोटल जितनी गाड़ियां बिकी उसमें से 1% ही इलेक्ट्रिक थी, 2015 की बात है। लेकिन टुडे 2023 इट इज ऑलमोस्ट 20%। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ऑन द रोड हैज रीच्ड 40 मिलियन। 4 करोड़ गाड़ियां आज सड़कों पर इलेक्ट्रिक हैं 2023 में। पूरी धरती पर 4 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही हैं, 40 मिलियन। और जो टोटल कार्स बिकी थी 2015 में उसका सिर्फ 1% इलेक्ट्रिक थी। आज जो टोटल कार्स बिकी हैं पूरे ग्लोब में उसका 20% इलेक्ट्रिक हैं। आई बात समझ में? तो और ऐसे इतने में ही बात नहीं रुकती, दूसरी बात और इसमें देखो, वो क्या है कि एंड इट इज ऑन ट्रैक टू एक्सीड 200 मिलियन बाय 2030। आई बात समझ में? 2030 तक ये 20 करोड़ होने वाली हैं। आप आंकड़ा देखिए, 20 करोड़, 4 करोड़ 2023 में और 2020 तक 20 करोड़ गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। बस ऐसे ही 50-60 करोड़ जितनी का गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पे सब बिजली पे डाल देंगे और फिर बिजली उठा करके सोलर पे और विंड पे और हाइड्रो पे और न्यूक्लियर पे डाल देंगे। मामला सेट। इसको उठा के उस पर डाला, उसको उस पर डाला, मामला ओके। दैट्स ऑल। ओके, बस इतनी सी कहानी है। तो ये आंकड़ों के माध्यम से राइटर बताना चाह रहा है। सो इन 2015 ओनली 1% ऑफ ऑल कार सोल्ड ग्लोबली वर इलेक्ट्रिक। टुडे इट इज ऑलमोस्ट 20%। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ऑन द रोड हैज रीच्ड 40 मिलियन एंड इट इज ऑन ट्रैक टू एक्सीड 200 मिलियन बाय 2030। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक और बात। टुडे इन 2023 ऑलमोस्ट 50% 3 व्हीलर सोल्ड इन इंडिया आर इलेक्ट्रिक। आज जितने 3 व्हीलर बिक रहे हैं, सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है कहानी, जितने 3 व्हीलर बिक रहे हैं उनमें से 50% कमल इलेक्ट्रिक है। आ तो नहीं रहे, वो फ्रेम में तो नहीं आ रहे? ठीक है, आ रहे हैं। नहीं मेरी उधर खड़े हो जाओ ना, सुभाष इधर आ जाओ यार, सुभाष इधर आ जाओ। उनको खड़े रहने दो, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है बैठे बैठे। इतनी बात समझ में आई भाई? अच्छा, अगली कहानी फॉसिल फ्यूल। ये तो एक व्यू दे दिया आपको कि भाई हम खड़े कहाँ हैं। 2023 तक मामला पेरिस एग्रीमेंट मतलब क्या, किधर खड़े हैं। और इसी से तय होगा कि 2023 में COP28 में लेना क्या है। लेकिन अब वो कुछ और बात समझा रहा है। फॉसिल फ्यूल डिमांड स्लोड इन चाइना एंड रिच कंट्रीज। अब वो बता रहा, आओ बात उनकी करते हैं जो भयंकर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं। थोड़ा इनका समझे कि मेरा ये जो एनालिसिस है वो राइटर का, मेरा तो क्या ही है, वो राइटर कह रहा है मेरा जो एनालिसिस है उस एनालिसिस की सपोर्ट में मैं कुछ और ट्रेंड डालने जा रहा हूँ। और वो ट्रेंड है कि चाइना में फॉसिल फ्यूल की डिमांड ऑलरेडी स्लो डाउन हो गई, रिच कंट्रीज में तो हुई है। अब इसके लिए वो कुछ आंकड़े देने जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा है, उसको समझो। वो कहता है कि वह चाइना इज इंपॉर्टेंट। चाइना का उसने पहले फैक्ट बताया कि चाइना का नाम क्यों लिखा मैंने। वो कहता है अ टर्निंग पॉइंट फॉर द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम इज अप्रोचिंग। ग्लोबल एनर्जी सिस्टम जो है वर्ल्ड का, उसके लिए टर्निंग पॉइंट आने वाला है। वो कह रहा है कैसे, समझाता हूँ। द IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रोजेक्ट्स अ पीक इन ग्लोबल डिमांड फॉर ईच ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स विद इन दिस डिकेड ऑफ 2020 to 30। वो कह रहा है कि जो जितने भी तरह के फॉसिल फ्यूल्स हैं, मेनली 3 टाइप, कोल, क्रूड यानी कि ऑयल्स एंड गैस। वो कह रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये बोल रही है, मतलब सब इतनी रिस्पेक्टफुल अथॉरिटी, कि 2020 से 30 इस दशक में इन सारे फ्यूलों का पीक आने वाला है, इनकी पीक डिमांड आने वाली है, जिसके बाद इनकी डिमांड गिरेगी। ग्लोबली ये होने वाला है कि पीक डिमांड इसी डिकेड में आ जाएगी, उसके बाद तो फिर इसकी मांग गिरेगी। और उसके लिए उसने सपोर्ट किया है कि चाइना में तो ऑलरेडी स्लो डाउन, रिच कंट्री में तो स्लो डाउन ऑलरेडी। तो वही देख रहे हो एनालिसिस कैसे कैसे करते, मतलब देख रहे हो कैसे एकेडमिक बात कैसे होती है, अपनी बात कैसे तर्क के आधार पर समझाई जाती है ना। कोई पान दुकान वाली बातें नहीं कि दुनिया कहाँ से बदलनी है, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। COP28 में 1 लाख लोग मिले, क्या हो गया, क्या कर लिया, कुछ होना जाना नहीं यार, कुछ होना जाना नहीं, ऐसे नहीं होता है। बचे पड़े हैं हम इसीलिए कि कुछ हो रहा है कहीं, इसलिए थोड़े बहुत बचे हुए हैं ये कहने के लिए कि कुछ होना जाना नहीं, वरना इतने के लोग ना मिले हर साल तो फिर हो सब जाना है। अभी तो गुलमार्ग में नहीं बर्फ पड़ी,
अभी तो शरीर पे पानी की बूंदे भी नहीं पड़नी फिर बाल्टी से निकाल के। वो इतने के लोग मिल रहे हैं, माड़ा मोटा कुछ हो रहा है तो कुछ बचा भी हुआ है, वरना तो काम हो जाए फिर। तो एकेडमिक्स में खासियत ये हो जाती है कि बात तथ्य के आधार पर आती है, एनालिसिस के आधार पर आती है। सो वो ये कह रहे हैं कि अ टर्निंग पॉइंट फॉर द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम इज अप्रोचिंग। द IEA प्रोजेक्ट्स अ पीक, वो कह रहे हैं कि पीक आएगी in global demand for each of the fossil fuels, all the fossil fuels within this decade of 2020 to 2030। इसके लिए वो तर्क देंगे क्या? वो कह रहे हैं कि रिच कंट्रीज ऑलरेडी रीच्ड अ पीक इन डिमांड फॉर ऑयल एंड कोल अराउंड 2008। वो कह रहे हैं कि रिच कंट्रीज की तो पीक आ गई ऑयल और कोल के मामले में, तभी आ गई 2008 में। दूसरा किस चीज़ में पीक नहीं आई है? प्लेच्यू आ गया है, पीक के आगे जाके प्लेच्यू आ गया है। वो क्या है? वाइल नेचुरल गैस डिमांड इन एडवांस्ड इकोनॉमी रिसेंटली प्लेट्यूड। प्लेच्यू क्या रहता है? सिंपल कहानी ये है कि आप पॉइंट ए से शुरू होते हैं तो पहले तो आप किस तरफ जाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, आपकी डिमांड राइज कर रही, तो डिमांड राइजिंग डन। अब एक पॉइंट आ गया है, ये आ गया पीक। अब इसके बाद डिमांड राइज करने के बाद डिमांड कैसे चल रही है? ऐसे। अब इस पॉइंट के बाद डिमांड क्या करेगी? गिरेगी। तो ए बी सी डी, तो ए पॉइंट से राइज होनी शुरू हुई, बी पॉइंट तक पहले राइज ही हुई, बी से फिर फ्लैट होनी शुरू हो गई, कर्व क्या कहते हैं? फ्लैट। और उसके बाद सी पॉइंट तक वो ऐसे ही चली, सी से गिरनी शुरू होगी डी पर। तो ये क्या होता है? प्लेच्यू। ऐसा प्लेच्यू होता है। माउंटेन कैसा होता है? ऐसा। प्लेच्यू कैसा होता है? ऐसा। तो कहीं पर भी लिखा जाएगा कि इस चीज़ की डिमांड प्लेच्यू हो गई है, फलाना प्लेच्यू हो गया है, फलाना प्लेच्यू हो गया है, तो समझ लो कि ऐसे जाके ऐसे हो गया, अब फ्लैट हो गया है। मतलब एक लेवल पर स्टेगनेंट हो गई है मांग, कांस्टेंट हो गई है मांग, अब बढ़ नहीं रही, पर अभी गिरनी भी नहीं शुरू हुई, टिक गई है। समझ में आई? मतलब आप डाइट ले रहे हो, एक पॉइंट पे डाइट अब फिक्स हो गई है। आप 4 घंटा पढ़ते थे पहले, फिर 5 घंटे किए, फिर 6 घंटे, फिर 7, अभी राइजिंग, फिर 8, फिर 9, फिर 10 घंटे, 10 पे अब रुक गए, 10 पे रुके। अच्छी बात है कि रुके रहो या और बढ़े, लेकिन अब फिर घट रहा है। 8, 6, 5, 4, 2, डिक्लाइन खत्म। तो प्लेच्यू कईयों का 2 घंटा पड़ गई प्लेच्यू। कहते मेरा प्लेच्यू छोटा सा प्लेच्यू चला बना खत्म। अच्छा, कईयों का न्यूली ज्वाइंट एकदम चला पूरा खतरनाक, सीधा माउंटेन धड़ाम, ये पॉइंट आया, चले खड़े करम धड़ाम, खत्म कहानी। भाई माउंटेन नुमा काम ना हो, माउंटेन नुमा। अच्छा, कई शुरू हुए यहीं से ही फ्लैट हो गए। आप कर रहे हो ना सर, रोज पढ़ा रहे हो ना, नॉलेज तो बढ़ रही है ना, हम सुन तो रहे हैं। मेरा मेन एजेंडा अब सर यही है कि मैंने बस नॉलेज ही गेन करनी है आपके पास रोज आके। भाई इनका सिस्टम क्या है कि राइज रुइज कुछ नहीं, ए से बी तक सीधा फ्लैट। मैं ही काम करके आ रहा हूँ, उसी में से कुछ सुन रहे हैं, और बाहर जा करके वही पान दुकान पे कुछ हो रहा है, समझ आई, कुछ चल रहा है। तो अभी क्लियर सही नहीं बता पाएंगे क्या चल रहा है, क्योंकि खुद के एफर्ट्स नहीं ना किए, खुद जाके प्रोसेस नहीं किया ना, खुद जा करके भूल जाएंगे ना कि भाई एम्बिशियस पॉलिसी मेकिंग, ये वर्ड ही मौके पे नहीं याद आएगा कि क्या बोला था क्लास में उसने। इसके लिए खुद घर जाके 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या था यार वो, एक्सपेंडिंग क्लीन एनर्जी मार्केट्स, ये 3 बातें याद आए तब तो बात बने। इनकी बात वहाँ भी प्रॉपर नहीं बनती। ओके, बात बनाने के लिए अभ्यास चाहिए। किसी के पढ़ाई क्या होता है, कोई तो समझा सकता है, प्रेरित कर सकता है, लेकिन हम प्रेरणा किसी की तभी बनते हैं जब हम स्वयं का विकास अध्ययन के माध्यम से करें, हम खुद कार्य करें। स्वयं का पुरुषार्थ ही आपको आगे कहीं सम्मान दिलाता है, किसी का दिया हुआ नहीं। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो नेचुरल गैस अभी भी गेम है। क्यों ये वर्ड यूज किया? COP28 की एक डिबेट में इसका यूज है, समझाऊंगा। ओके, COP26 ग्लासगो 2021, कार्बन कोल को सिंगल आउट कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने, और बोला कोल को फेज आउट करो। इंडिया ने दबाव बनाया कि नहीं, फेज डाउन करो, फेज आउट नहीं। तभी से इंडिया लगा हुआ है जबरदस्त, COP26 में भी, COP27 में भी, और फाइनली अब मानी गई COP28। वो क्या, इंडिया कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज एक फॉसिल फ्यूल से नहीं होती, कोल, तीनों से होती है। अगर एजेंडे पे लेने तीनों लो, वरना उसको भी छोड़ो फिर, क्योंकि जब तीनों पे होती है तो
कोल वाला जमाना तो अमेरिका का अब रहा ही नहीं। अमेरिका कहता कोल वूल से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अमेरिका अभी भी खिलाड़ी है ऑयल और गैस, प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी। रशिया भी ऑयल एंड गैस, यूरोप भी सारा। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में ऑयल गैस का कितना जिक्र सुना, नेचुरल गैस। तो इंडिया ने बोला कि ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन का एमिशन खाली कोल से होता है, कोल जो हम चला रहे हैं गरीब मुल्क, डेवलपिंग कंट्रीज, ऑयल एंड गैस भी जोड़ो इसमें। COP28 ने इसको जोड़ा और पहली बार 1995 से 2023 में फर्स्ट टाइम इन 3 डिकेड्स सिंपल टर्म निकल करके आई फॉसिल फ्यूल। आज तक कभी यूज ही नहीं किया था फॉसिल फ्यूल, ग्रीन हाउस गैस वर्ड यूज किया था, कभी फॉसिल फ्यूल वर्ड यूज नहीं किया था कि ग्लोबल वार्मिंग का रीजन फॉसिल फ्यूल है। पहली बार COP28 दुबई में ये वर्ड यूज हुआ है कि फॉसिल फ्यूल इज द रीजन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। किसके एफर्ट्स? इंडिया ने बोला दोनों डालो, नाम यूज करो फॉसिल फ्यूल, नॉट ओनली कोल। आई बात समझ में? क्योंकि ये देखिए कि ऑयल में तो उनका मामला पहले ही सेट है, कोल में तो पहले ही सेट है, नेचुरल गैस में भी प्लेट्यू हुए हैं। सो व्हाइल नेचुरल गैस डिमांड इन एडवांस्ड इकोनॉमीज रिसेंटली प्लेट्यूड। ये तो हो गई एडवांस इकोनॉमी की कहानियां। एनर्जी सिस्टम टर्न क्यों होने वाला है उसके लिए वो ये बता रहे हैं। चाइना देखो, खेल चाइना का। चाइना हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हाफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ। कितने कितने? सन 2000 से 2020 के बीच में, इन 20 सालों में ग्लोबली एनर्जी की जो डिमांड हुई है, जिसकी वजह से एनर्जी डिमांड में ग्रोथ आई है, मतलब सन 2000 से 2020 में जो एनर्जी की डिमांड में ग्रोथ आया है, विकास आया है, उसका 50% तो अकेला चाइना ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है। चाइना ही वो डिमांड कर रहा है। मतलब 2020 तक आप सब लोग 10 एप्पल खा रहे हैं, सॉरी, तो सन 2000 तक आप सब लोग 10 एप्पल खा रहे हैं, और 2000 से लेकर के 2020 में अब आप लोग खा रहे हैं 50 एप्पल। तो 40 एप्पल एक्स्ट्रा मांगे आपने। ग्रोथ कितनी आई डिमांड में? एक्स्ट्रा 40 एप्पल्स। इन 40 एप्पलों में से 20 तो अकेले ये सुमित ही खा गया। तो टोटल जो ग्रोथ आई है डिमांड में, आधी तो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दी। आप कह रहे हैं आधे तो ये 20 एप्पल तो ये निकल ली अकेले, बाकी 20 एप्पल हम सबको मिले हैं। तो सन 2000 तक कुल मांग आप सबकी 10 एप्पल, सन 2000 से 2020 में कुल मांग आपकी 50 एप्पल। तो पहले 10 एप्पल, अब 50 एप्पल, मतलब एक्स्ट्रा 40 एप्पल की मांग। कितनी डिमांड ग्रो हुई? 40 एप्पल की डिमांड ग्रो हुई, उसमें से 20 एप्पल एक आदमी ही निगल लिए। तो हम कहेंगे नहीं कि हाफ ऑफ द ग्रोथ इन द डिमांड कंट्रीब्यूटेड बाय दिस वन पर्सन। इस तरह से ही सन 2000 से 2020 में जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ आई, उसमें ऑलमोस्ट 50%, हाफ कंट्रीब्यूटेड बाय द चाइना। इतनी तेजी से उसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, इतनी तेजी से उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, इतनी तेजी से उसकी इन्हीं 2 दशकों में इकोनॉमी का विकास हुआ। चाइना मेन प्लेयर कब बना ग्लोब का? 2000 से 2020 के बीच में। उसके लिए उसने बंदरगाह, सड़कें, एयरलाइन, शिपिंग्स, कार्गो, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हर जगह पर भयंकर एनर्जी डाल दी, क्योंकि डेवलपमेंट एनर्जी मांगती है। एकदम इलेक्ट्रिफिकेशन गांव का, सड़कों का, हर जगह बड़े बड़े बंदरगाह, इतनी एनर्जी। तो इन्हीं वर्षों के दौरान पूरे ग्लोब ने एनर्जी की डिमांड में जो ग्रोथ आई, आधी कंट्रीब्यूटेड बाय द चाइना। लुक एट, उसका साइज बता रहे हैं। और ऐसे साइज की कंट्री में अगर एनर्जी की डिमांड फॉसिल फ्यूल बेस्ड स्लो डाउन हो जाए, तो फिर तो ग्लोब में फर्क आने ही वाला है ना। राइटर आपको साइज बता रहा है चाइना का। लुक एट द साइज ऑफ चाइना। चाइना करवट बदलेगा तो दुनिया बदलेगी, ये साइज है उसका। सो वो कह रहा है कि चाइना हैज कंट्रीब्यूटेड टू हाफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ। ये ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ में आगे 2/3 मतलब 66%, 2/3 ऑफ द ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ। तो टोटली जो ऑयल की डिमांड बढ़ी है 2000 से 2020 में, 66% तो भैया उसमें मांग चीन ने ही बढ़ाई है। 66% खुद ही पी गया। मतलब 10 लीटर आप पूरा पृथ्वी पर 2000 सन तक 10 लीटर ऑयल आप पी रहे हैं, मतलब ग्लोब पी रहा है, और अब 50 लीटर। तो 40% की मांग, 40 लीटर की मांग बढ़ी, 20 लीटर मतलब 66% इसका कर लेना, लगभग 25, 26, 27 लीटर के अराउंड तो वही ले गया। कुछ लोग तो ऑयल बेचने वाले से लोग कह रहे हैं, कहते सन 2000 से 2020 में कितनी मांग बढ़ी, कहते अब एक्स्ट्रा 40 लीटर ऑयल गया मेरे एंड पे। इतना डिमांड इंक्रीज हुआ है भाई, इतना डिमांड ग्रोथ हुआ है। तो कहते अच्छा किसको किसको दिया?
कहता उसमें से ये 25-26 लीटर तो अगला चीन को ही दे दिया मैंने, यही ले गया। मतलब टोटली ग्लोबली जितनी भी ऑयल की डिमांड में ग्रोथ आई 66% कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय चाइना, अप्रॉक्स 2/3। कहते सही है भाई, ये सही है इसका, ये गैलन भर भर के ले गया तेल के। आई बात समझ में? तो ये कहानी है। सो 2/3 ऑफ द ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ एंड 1/3 ऑलमोस्ट 33%, 1/3 ऑफ द ग्लोबल गैस डिमांड ग्रोथ। तो ग्लोबली जो टोटल एनर्जी डिमांड ग्रोथ हुई है उसका हाफ तो चाइना ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया। ग्लोबली ऑयल डिमांड में जो ग्रोथ आई उसका 66% चीन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ग्लोबली गैस डिमांड में जो ग्रोथ आई है उसका 33% चीन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो चीन का कॉन्ट्रीब्यूशन, चीन का साइज देखिए कितना है 2020 तक। ऐसे चीन में अब चेंज आए हैं, इस तरह के चीन में बदलाव आ गए। तो ये कहना जायज़ है राइटर का कि टर्निंग पॉइंट फॉर द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम इज अप्रोचिंग, क्योंकि जो मेन कंज्यूमर है वो करवट बदल रहा है, चेंज आ रहा है उसमें। ओके, सो however its growth in fossil fuel demand has slowed down in recent years। तो 2020, 21, 22, 23 कोरोना का बड़ा असर हुआ। इन वर्षों में उसकी जो किधर चला गया, हाँ, इन वर्षों में उसकी जो फॉसिल फ्यूल की डिमांड की ग्रोथ थी, पिछले साल आप 2 लीटर, फिर अगले साल 3 लीटर, अगले साल 4 लीटर, 5 लीटर, तो आपकी तो डिमांड बढ़ते जा रही है ना फॉसिल फ्यूल की। लेकिन उसकी फॉसिल फ्यूल की जो डिमांड है उसकी ग्रोथ स्लो हुई है। However, its growth in fossil fuel demand has slowed down in recent years due to a variety of factors। वो फैक्टरों में 2 मेन फैक्टर लिख लेना लेक्चर के बेस पे। फैक्टर नंबर 1 कि जो भी ड्राइवर्स या जो भी एलिमेंट्स फॉसिल फ्यूल की डिमांड को पुश करने में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो ड्राइवर्स या वो एलिमेंट्स ऑलरेडी पीक रीच कर गए हैं, पीक अचीव कर गए हैं। जैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज, क्योंकि चाइना के पास थी ह्यूमंगस वर्किंग एज पॉपुलेशन। वो मांग रहे थे काम, वो मांग रहे थे जॉब्स, और वो थे भारी ताकत चीन की, क्योंकि वो थे अच्छा खासा कंज्यूमर बेस भी। तो ऐसे में उस वर्किंग एज पॉपुलेशन के दम पर चाइना ने भयंकर विकास किया अपने उद्योग का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर क्षेत्र का। लेकिन अब वही वर्किंग एज, तो इसलिए तो चाइना ने दोबारा पॉलिसी लाई कि 2 बच्चे पैदा करो, क्योंकि उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो जो फेज़ था वो निकल गया, और अब ज़्यादा लोग वहाँ पर नॉन वर्किंग होने वाले आने वाले समय में। ऐसे में तो इकॉनमी पर ये लोग बर्डन बन जाएंगे। इसलिए चाइना अब कह रहा है 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं, 2 चाइल्ड, 2 बच्चे पैदा करो, और जवान लोग चाहिए आने वाले समय में हमारे देश की इकॉनमी को बनाए रखने के लिए। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन एक मेन ड्राइवर था। फॉसिल फ्यूल की जो डिमांड में ग्रोथ बार बार क्रिएट कर रहा था चाइना, उसमें द मेन कॉन्ट्रीब्यूटरी एलिमेंट और द ड्राइवर और द फैक्टर वाज द वर्किंग एज पॉपुलेशन। वो पीक हो गई ऑलरेडी, उसका पीक निकल गया। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी में सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री। चाइना की सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री का दुनिया में धमाका रहा इन वर्षों के दौरान, उसका भी पीक आ गया, वो भी पीक फेज गुजर गया। ये पहली चीज़। अच्छा, मतलब कि वर्किंग एज और सीमेंट दूसरी इंडस्ट्री। दूसरा, अब चाइना किस पे फोकस कर रहा है? चाइना में फैली है भारी बेरोजगारी, चाइना त्रस्त है बेरोजगारी से, और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बनी ही हुई हैं। ग्लोबली अनसर्टेनिटीज आर देयर, ग्लोबली महंगाई बनी ही हुई है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है, अब इजराइल हमास है, फिर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए चाइना ने क्या देखा कि मैं अपना फोकस डोमेस्टिक डिमांड पे करूं, तो आई विल फोकस मोर ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मैं अपने देश की ही जो कंज्यूमर है उसी के द्वारा मांग क्रिएट करा करके जो हमारी प्रोडक्शन है उसी में खपाऊं। तो आई शुड फोकस मोर ऑन माई डोमेस्टिक डिमांड एज कंपेयर टू द ग्लोबल डिमांड। मैं अपने लोगों को सेटल करूं, गांव का विकास देखा जाए, सब अर्बन एरियाज का विकास देखा जाए, अपने ही देश में चीज़ें खपाऊं, तो उससे फिर वेल्थ क्रिएट हो, जिसकी वजह से नौकरियां क्रिएट हो। तो इसलिए इस चक्कर में अब चाइना को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो बना है उसी के दम पर डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करेगा वो। इसलिए भी अब उसका यहाँ इस क्षेत्र में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस हो गया। तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अब फोकस नहीं है,
डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने पर फोकस है। सेकंड, एज वर्किंग एज पॉपुलेशन का पीक गुजर गया। सीमेंट स्टील जैसी मेन इंडस्ट्रीज जो चाइना को इतना बूस्ट दिए हुए थे उनका पीक गुजर गया। इन सब फैक्टर्स के कारण चाइना की फॉसिल फ्यूल डिमांड की जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो रही है। और चाइना ही मेन कंट्रीब्यूटर था हर चीज़ में, हर मांग में। तो जो मेन बंदा मांगता था, ज़्यादा रोटियां आपको इसलिए बनानी पड़ती थी क्योंकि वो बहुत खाता था, और अब वही बीमार पड़ रहा है या सुस्त पड़ रहा है, उसने खाना घटा दिया तो आप कहते हैं कि अब बहुत कम बनानी पड़ती, क्योंकि यही तो मेन था। तुम 5 लोगों में थे, तुम तो खाते थे 2-2, ये खाता था 10। इसी ने डाइटिंग शुरू कर दी तो अब तो बनानी पड़ती है सिर्फ 8 रोटियाँ। कोई चक्कर ही नहीं है, काम सेट। तो ये कहानी है। ओके, दैट्स वाई वो राइटर कह रहा है कि टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ओके, तो ये फैक्ट के बेसिस पे उसने कहा कि जहां एक तरफ ये सब चीजें थी, दूसरी तरफ ये भी देखना जरूरी है कि चाइना हैज ऑल्सो बीन अ लीडर इन क्लीन एनर्जी एडॉप्शन। साफ ऊर्जा को एडॉप्ट करने में भी चाइना ग्लोबली लीडर रहा है। कैसे? अकाउंटिंग 40% ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशंस। ग्लोब में सन 2000 से 2020 के बीच में टोटली जितनी रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की गई है, टोटल एनर्जी में जितनी रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की गई है, उस टोटल रिन्यूएबल एनर्जी एडिशंस में अकेले चाइना 40% कंट्रीब्यूट करता है। आई बात समझ में? मतलब आप इसको ऐसा मानिए कि 10 लोग हैं, आप लोग 10 लोग हैं, और 10 लोगों ने मिलकर के अपने अपने घर में सोलर पैनल लगाया है, तो क्लीन एनर्जी ऐड किया है आप सबने अपने घर में। तो सबने एक एक सोलर पैनल लगाया है, सबने एक एक। चाइना ने 4 लगाए। चाइना ने अपने घर में कितने लगाए? 4 सोलर पैनल। तो इस तरह से टोटली जितनी क्लीन एनर्जी अडॉप्ट हुई है उसके 40% एडिशन अकेला चाइना से आता है। तो चाइना ने क्लीन एनर्जी में भी लीड किया है, ऐसी बात नहीं है। ओके, क्योंकि उसे पता था कि समय की मांग यही आने वाली है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, ये करना पड़ेगा। सो 40% ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन एट द एंड ऑफ द चाइना। ओके, इसका एक और उदाहरण है कि जितनी भी ग्लोबली इलेक्ट्रिक कार सेल्स हो रही हैं, जितनी भी ग्लोबली इलेक्ट्रिक कार सेल्स हो रही हैं, 50% इलेक्ट्रिक कार सेल्स कंट्रीब्यूटेड बाय चाइना। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक कार सेल्स में 50% हिस्सा है उसका, ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में 40% अकेले उसका कंट्रीब्यूशन है, और अब उसकी जो फॉसिल फ्यूल डिमांड की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होने लगी है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो डेवलप्ड कंट्रीज और चाइना जैसे मुल्क अब अगले खिलाड़ी नहीं होंगे फॉसिल फ्यूल डिमांड की ग्रोथ पर विचार करने वाले। अगले खिलाड़ी कौन होंगे? द डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट, मतलब साउथ एशिया ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये ड्राइवर बनेंगे आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल डिमांड्स में ग्रोथ कंट्रीब्यूट करने में। ये एक चीज। लेकिन दूसरी चीज टर्निंग पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इनमें भी अच्छे खासे एफर्ट्स होने लगे हैं क्लीन एनर्जीज की तरफ जाने की वजह से, और ये पेरिस एग्रीमेंट की देन है। तो वो उदाहरण देते हैं कि अगर पेरिस एग्रीमेंट ना होता, थोड़ी देर के लिए मानो, तो पेरिस एग्रीमेंट नहीं होता तो 2000 अभी तक जो हमारा आंकड़ा बता रहा है कि 2050 तक फिगर ये आती कि हर साल 50 बिलियन टन कार्बन एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट होना था अगर पेरिस एग्रीमेंट नहीं होता। हमने जो पेरिस एग्रीमेंट किया उसकी बदौलत ये हो गया है कि हर साल 30 बिलियन टन कार्बन एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट होगा। 20 बिलियन टन तो ऑलरेडी पेरिस एग्रीमेंट की वजह से जो सभी कंट्रीज ने अपने अपने लेवल पर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन प्लेज किए हैं, उस वजह से क्लीन एनर्जी में आने के कारण पहले ही शेव ऑफ हो गया है 30 बिलियन टन। इससे हमने ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस तक जो एक्स्ट्रा इजाफा हो सकता था, इतने की वजह से वो शेव ऑफ कर दिया है। इतना 20 बिलियन टन कार्बन एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट होने से रोकने से ही 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो और एक्स्ट्रा ऐड हो सकता था, उसकी संभावना खत्म कर दिया आपने। ये पेरिस एग्रीमेंट ने दिया है। लेकिन ये भी सत्य है कि अभी तक के क्रियाकलापों की मदद से, अभी तक के हुए कामों के कारण 1.5 डिग्री तक रोकने में संभव नहीं है। अब ये सफलता अभी नहीं हुई है, एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। जितनी भयावह परिस्थिति हो सकती थी उससे बचे हैं, पर जैसा माना था वैसा भी नहीं होने वाला है, एफर्ट्स एस्केलेट करने पड़ेंगे बहुत। तो ये कहानी। तो अगला फोकस
अमेरिकन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मिडल ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया पे करिए, और चाइना लगातार कंटेनमेंट एफर्ट्स करता रहे। ये कहानी है। ओके, इन क्यू पॉइंटों से शुरू करेंगे हम COP28 की आउटकम्स कल के लेक्चर में। इस सारे को दिमाग में रखना ताकि पानी की तरह समझ आए। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय।